गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है। मैं बड़े इतने शादी वाले कपड़े पहन के ख़ास तौर पे तैयार हुई हूँ आज। क्योंकि आज एक ऐसा शो है जिसको आप कहते हैं कि फेस्टिविटी होती है घर में, तो सब तैयार होते हैं, तो मैं भी तैयार हुई हूँ। मगर ये शादी वाला शो नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट शो है जो आपको दिखाना चाहती हूँ। हम कितने पर्टिकुलर होते हैं ना हर चीज़ के बारे में। बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराना है तो हम बड़े गौर से सोच समझ के, जायज़ा लेके, ऑब्ज़र्व करके, लोगों की फ़ीडबैक लेके कि ये स्कूल कैसा है, उसके 4-5 चक्कर लगा कर फिर तय करते हैं कि बच्चे को इस स्कूल, इस इलाके में एडमिशन कराना है। अगर हमने कहीं नौकरी करनी होती है तो उसके लिए जद्दोजहद तभी करते हैं जब हमें पता चले कि इस नौकरी करने से हमारी ग्रोथ होगी कि नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है कि नहीं। सब बहुत फ्यूचर कॉन्शियस होते हैं। उसके अलावा ये तो छोड़ दीजिए, तो बड़ी बड़ी चीज़ें, अगर छोटा सा जोड़ा भी हमें ऑनलाइन अगर कोई सूट भी मंगाना होता है तो हम उसका फैब्रिक चेक करेंगे, हम उसके काम को चेक करेंगे, हम उसके रंगों को चेक करेंगे। एक एक चीज़ चेक करते हैं कि हम अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें जो चीज़ है वो उसके एवज़ उतनी इम्पॉर्टेंट, उतनी अच्छी चीज़ मिलेगी कि नहीं। सो हम बड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं। घर ख़रीद रहे हैं तो घर ख़रीदते हुए, प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी, यहाँ रहना सही रहेगा, या ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगी। गाड़ी ख़रीदते हैं तो गाड़ी की 10,000 जो आपके ख़ानदान में जो एक्सपर्ट होता है गाड़ियों की, जिसको नॉलेज होती है, उससे मशवरे करते हैं। बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे इतने सारे मशवरे किए हैं, जिनके लिए और जो कभी कभार बड़े फ़ायदेमंद साबित भी होते हैं। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिसे कहते हैं शादी, और अक्सर ये सुनने में आया है कि शादी के बारे में जो बात कहते हैं कि हाँ भाई शादी तो एक गैम्बल है, जुआ है, पता नहीं क्या होता है, क्या निकलता है। सो जब शादी की बात आती है तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के घर वाले पूरी कोशिश करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन लें। अगर अरेंज मैरिज है स्पेशली तो पता लगाया जाता है कि लड़का कैसा है, लड़के के घर वाले कैसे हैं, लड़के की नौकरी कैसी है। और ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है बहुत अरसे से। मोहल्ले वालों से पूछा जाता है, ऑफिस जहाँ ये काम करता है लड़का वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाती है, कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा मिल जाता है। बस अगर कोई बीच का ऐसा ब्रिज मिल जाए जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ, और वो दो बोल तारीफ़ के बोल दे लड़के के या लड़की के, तो एक सुकून सा दिल में आ जाता है। लेकिन आप कुछ भी कर लें, ये लाइन जो है ना कि शादी एक गैम्बल है, बिल्कुल सही लाइन है। क्योंकि आपको नहीं पता जिस शख्स के साथ, जिस औरत या जिस मर्द के साथ आपकी शादी होने वाली है, वो बेसिकली उसके साथ रहने के बाद आपको पता चलता है। हाँ, आपको ये तो पता होता है कि हाँ, ये शख्स जिसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है वो गलतियों का पुतला भी हो सकता है, वो फरिश्ता नहीं है, वो इंसान है। और अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के बगैर रिश्ता जोड़ते हैं तो आपका नसीब होता है कि कभी कभार किसी की लॉटरी निकल जाती है, इन द सेंस कि कोई ऐसा पार्टनर, लाइफ पार्टनर इतना अच्छा मिल जाता है कि वो आपकी अपनी ज़िंदगी में अपग्रेड करता है। और जब इस तरह का गैम्बल में आप जीत जाते हैं, जब आपको ये आपके नसीब अच्छा होता है, तो आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा सुकून में आ जाते हैं कि ओह, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमने निभा ली। और मैं खाली लड़कियों की बात नहीं करूँगी कि लड़कियों के नसीब अच्छे करे अल्लाह ताला, आजकल के ज़माने में लड़कों के नसीब भी अच्छा करे। क्योंकि अगर अच्छी लड़की, अच्छी औरत घर में आती है, आपका बेटर हाफ बनती है, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। लेकिन अगर बुरी औरत, बुरी इन द सेंस किसी भी लिहाज से, ज़बान की बुरी हो, दिल की बुरी हो, ध्यान रखने वाली ना हो, पैसे बचाने वाली ना हो, बहुत सारी और बुराइयां उसमें हो, सो वो भी आपकी ज़िंदगी, मैं लड़कों की बात करूँगी, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो आज बेसिकली हमारे शो पे कुछ लोग ऐसे आएंगे जिन्होंने अपने बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी को कंप्लीट बनाने के लिए, अरेंज मैरिजेज़ हों या लव मैरिजेज़ हों, उनका सहारा लिया। बीच में लोग डाले, मैरिज ब्यूरो वगैरह वगैरह। मगर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? ये जो निकाह, ये जो शादी है, ये इसलिए होती है कि आप ज़िंदगी में सुकून पाएँ। लेकिन क्या रिश्ते जुड़ने से ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है? ज़िंदगी का जो मकसद है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, आप ट्रॉमेटाइज़ हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। सो ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क आई गेस ये है, जिसको आप बहुत हल्का समझते हैं
और उसको बहुत फूलों के गुलदस्ते में पेश किया जाता है, शादी होगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। मेरा ख़्याल से शादी तभी करनी चाहिए जब आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मुतमईन हों, बिल्कुल तैयार हों कि आपने एक रिश्ता निभाना और उसके ऊपर काम करना है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको ऐसे बहुत सारे आई ओपनर किस्से नज़र आएंगे कि अल्लाह ना करे आप किसी गलत रिश्ते में बनने जा रहे हैं तो ज़रा सा संभल के जाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम को देखने के लिए, क्योंकि अगर आप सेट हैं, आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत होगी और सिर्फ थोड़ी सी बातों से, थोड़ा सा समझाने से वो सही फैसले कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे पास जो 2 गेस्ट हैं उसमें से एक गेस्ट ऐसी हैं जो बेसिकली जिन्होंने अपने ख़ानदान में तकरीबन सबके रिश्ते कराए हैं और कुछ लोगों में एक्सपर्टी होती है, वो लोगों को पहचानती हैं। और बहुत फैमिलीज़ में आपने देखा है कि सर्टन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आप कह देंगे कि भाई हमारे बेटे के लिए कोई देख लेना या हमारी बेटी के लिए कोई हो तो बताना। वो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सब के लिए ऐसे ही करते हैं कि वो रिश्ते बताते हैं या शादियां करवाते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में मेरी अम्मी थी वो शख्सियत जो जिनको लोग कहा करते थे, और अम्मी ने ना जाने किस किस की शादियां करवाईं। और अम्मी के जाने के बाद आई डोंट नो सब ने मुझे बोलना शुरू कर दिया। मेरी बहन छोटी है, वो तो करवाती है एज सच कह जारिया कि वो सबके रिश्ते जुड़वाती है, वो बेसिकली हेल्प करने के लिए, कोई प्रोफेशनली नहीं। लेकिन लोग जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं हमारी बेटी के लिए देख लेना कोई, हमारे बेटे के लिए कोई है तुम्हारे जहन में लड़की। तो मैंने 1-2 शादियां शायद कराई होंगी, मैं अपने मामू की कराई है, 1-2 कराई होंगी, वो भी इसी तरह के उनको देख लें इनको देख लें, जब मैं बहुत छोटी थी। मगर उसके बाद आई डोंट नो कि मेरी शक्ल से लगता है कि मैं रिश्ते कराने वाली हूँ। लेकिन खैर अच्छा है, अगर मैं किसी का घर बसा सकूँ तो सही है। मगर इस वक्त हमारे साथ ये एक सीरियस टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ धोखे हो जाते हैं। आप चाहे कितनी भी छानबीन करा लें लेकिन इन दी एंड फंस जाते हैं आप, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और यहाँ हम उसी चीज़ को डिस्कस करें कि ये एक छोटी सी चीज़ नहीं होती कि आपको पता चल गया या आपको 1-1.5 साल आपकी ज़िंदगी का ज़ाया हो गया। कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ ज़ाया हो जाती, तो ये बहुत अहम फैसला है, इसे बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। हमारे साथ आज फ़रीदा शब्बीर हैं और फ़रीदा शब्बीर यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये रिश्ते कराती हैं अपनी फैमिली में बहुत सारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ पर्सनैलिटियाँ ऐसी भी होती हैं, इसलिए आपको देख के लगता है लोगों को, सब कहते हैं वो आपका प्रोग्राम है, आपकी चीज़ें हैं, तो सबको लगता है। लेकिन मुझे फिक्र होती है, जैसे किसी लड़की की किसी की जानने वाली की बेटी की शादी नहीं हो रही तो मैं मशवरे देती हूँ। हाँ ऐसा है, मगर ये है कि मैं हैरान ही होती हूँ कि लोग कैसे कहते हैं, ये उनको कैसे पता होता है। जैसे आपकी अम्मी थी, तो ऐसे मेरी भी अम्मी थी, तो किसी के अंदर ऐसा होता है कि भाई देख लो इसको, देख लो इसके लिए, इसको कर लो, ये सब बातें। हाँ, मशवरा देना और पॉइंट आउट कराना जो बाज़ दफ़ा किसी के ज़हन में जोड़ी अच्छी लगेगी। ये जोड़ी अच्छा हमारे साथ, क्योंकि हमने डिस्कस करना है कि हमने उन बच्चों को, उन लड़के लड़कियों को जो इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनको कैसे बाहर निकालना है या उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ जाता है। कभी कभार हम पेरेंट्स भी बड़े इस तरह के हो जाते हैं कि नहीं हमने अपनी मर्ज़ी थोपनी है औलाद पर, और कभी अरेंज मैरिजेस में भी गड़बड़ हो सकती है। सो इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए नीलम हमारे साथ मौजूद है, नीलम नाज जो साइकोलॉजिस्ट है। सो वो ज़ाहिर है उनके पास डिफरेंट केसेस आते होंगे और उनका एक्सपीरियंस है इसको लेकर के, इस टूटे हुए रिश्ते के बाद या इस ख़राब रिश्ते से गुजरने के बाद एक शख्सियत इंसान की क्या रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नदा बुलाने के लिए। कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और आजकल जैसे हालात हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं, अब जिस तरह हम पहले सुना करते थे कि किसी की एक डिवोर्स हो गई, अचानक से कभी हो गया, कभी सुनने में आ गया, लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है बड़ा कॉमनली हम सुन रहे हैं कि किसी की 6 महीने में तलाक हो गई, किसी की 2 महीने में
तलाक हो गई, किसी की साल में तलाक हो गई। तो कहना तो बड़ा आसान है कि तलाक हो गई, लेकिन ये बड़ा मायने रखता है, ये आपकी शख्सियत को, आपकी ज़िंदगी को, आपके आसपास वालों को भी बड़ा मुतासर करता है। तो इससे ओवरकम कैसे करना है, इससे बचना कैसे है? बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो जल्दी बुढ़े हो जाते हैं, जल्दी बिस्तर पे पड़ जाते हैं। अगर उनको बच्चों का स्ट्रेस होता है तो एक हट्टी कट्टी, मैंने अपनी आंखों से देखा, हट्टी कट्टी चलने वाली माँ, वो बेटी की वजह से फालिज का अटैक हुआ, बिस्तर पे पड़ गई और फिर लाइक मरते दम तक वो बिस्तर पे ही रही। बच्ची का कहते हैं ना गम खा गया, माँ बाप को भुला दिया। सो बच्चे तो सहते हैं ही, उनकी तो जिंदगियां हो जाती हैं, लेकिन इर्द गिर्द के लोग, पेरेंट्स और जो आपसे कनेक्टेड लोग होते हैं, आपका रिलेशन, भाई बहनें, ये सब लोग भी पिसते हैं उस चीज। और अगर बच्चे हो जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सफर बच्चे का सबसे ज़्यादा। सो मैं आप शुरुआत करने वाली हूँ। आयत मेरे पास है पर्दे के उस पार। बहुत सारी बच्चियाँ नहीं अपना चेहरा दिखाना चाहती हैं और मैं उनको फोर्स भी नहीं करना चाहती, मगर हमने उनकी कहानी इसलिए जाननी कि उनकी कहानी की वजह से न जाने और कितनी बच्चियों के घर बच जाएंगे या उनकी ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। सो एक कहानी यहाँ आएगी और 100 घरों को बचाएगी। सो बेसिकली ये प्रोग्राम उसी मकसद के लिए, अगर आपने सीरियस होकर देखना है, समझना है, आपके इर्द गिर्द भी कोई अगर ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है, सो प्लीज़ इन्फॉर्म करें। चाहे दूसरा, कभी कभार ऐसा होता है आपकी बेटी का रिश्ता आ रहा होता है और कोई बाहर वाला आपको आके समझाता है ना कि नहीं यार ये लोग सही नहीं लग रहे मुझे, तो रिश्तेदार उनके ही खिलाफ हो जाते हैं कि आपने कैसे कह दिया, आप लोग जेलस हैं, आप हासिद हैं, आप, हमारी बेटी का रिश्ता हो रहा है। और वहाँ कभी कभार कर जाते हैं, ऐसा माइंड कर जाते हैं। तो अब कोई माइंड करे या कुछ भी कहे, अगर आप मुखलिस हैं उनसे तो आप उनको सही बात जाके बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ों से बेहतर है ना यार। जी बिल्कुल। आयत, आप प्लीज़ बताना चाहेंगी कि आपके साथ क्या धोखा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी कहानी इस तरह से स्टार्ट हुई कि मैं जब 19 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। मैं रहती अपनी खाला के साथ थी, तो उनकी ज़िम्मेदारी थी मेरी शादी करवाना। तो मेरा रिश्ता कुछ इस तरह से हुआ था कि उनकी पड़ोसन ने बताया था एक रिश्ते के बारे में, और वो लड़का जो था वो साउथ अफ्रीका में रह चुका था 10 साल। अच्छा। तो मेरी खाला बहुत मुतासिर हुई थी। उनकी फैमिली बहुत, जब मिले थे वो बहुत अच्छे लोग थे। खैर फिर मेरी शादी हो गई, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने शादी की, कोई टाइम नहीं दिया। तो जब आपकी शादी हुई तब भी लड़का साउथ अफ्रीका में था? नहीं, वो साउथ अफ्रीका से आया हुआ था। अच्छा। कि शादी के लिए ही वो यहाँ पर आया है। अच्छा। और शादी भी इस बेस पर हुई थी कि शादी के फ़ौरन बाद ही वो वापस अफ्रीका चला जाएगा। हाँ। और साथ अपनी बीवी को भी ले जाएगा। तो आपके पेपर्स वगैरह शादी से पहले तैयार हुए थे कि नहीं? नहीं, मेरे पेपर्स तैयार नहीं हुए थे। वो अपने पेपर्स लेकर आया था, पासपोर्ट लेकर आया था, उसके पास वर्क परमिट था, वो लेकर आया था दिखाने के लिए कि मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं है, मैं लड़की को अपने साथ लेकर जाऊँगा। अच्छा जी। फिर शादी तो मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत जल्दी शादी कर दी। फिर खैर उसके बाद ही 15-20 दिन के बाद ही मेरे घर वालों ने पूछना शुरू किया कि अब वापस कब जाना है आपने। तो बस इस तरह से वक्त गुजरता रहा। फिर जो है मैंने कंसीव भी कर लिया। फिर ये एक मसला बन गया मेरे फैमिली के लिए भी। फिर मेरी खाला को पता चला कि इस लड़के के पास तो काम भी नहीं है, कोई जॉब भी नहीं करता। तो जब जैसे आपकी शादी हुई थी वो कहीं जाता आता नहीं था नौकरी पर? नहीं, वो कहीं नहीं जाता आता था, वो घर में बैठा रहता था, सारा दिन घर में ही मौजूद रहता था। और जब शादी हुई थी मेरी, कुछ दिनों तक तो मेरी सास, मेरी नंदे बहुत अच्छे से रहे, बहुत बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, सब इकट्ठे रहते थे। तो फिर मुझे काम करने की ज़्यादा आदत भी नहीं थी, लेकिन कुछ ही 20-15 दिन के बाद ही इन्होंने सारा काम मुझ पे डाल दिया कि आपको 20-25 रोटियां बनानी है, इतना सारा आटा गूंदना है, ये सारे काम हैं जो आपको करने हैं। फिर मैं करती रहती थी ये सारे काम, और फिर मैं अपनी खाला को कॉल करके बताया करती थी कि आज इस तरह हुआ, ये हुआ। खैर फिर मेरी खाला पूछती रहती थी कि आपने कब जाना है, कब जाना है। तो ये सारी बातें हमें शादी के बाद ही, कुछ महीनों के बाद ही सारी बातें पता लग गई कि ना उसके पास कोई जॉब है, ना वो काम करने में कोई इंटरेस्टेड है, और ना ही वो वापस बाहर जाएगा। तो कैसे गुजारा होता था आप लोगों का?
मेरा गुजारा बस ऐसे ही होता, मतलब बच्चे तो थे नहीं उस वक्त मेरे, ज़ाहिर है मेरी नई नई शादी हुई थी। खाला ने कहा कि ठीक है हम बात करेंगे, हम पूछेंगे। तो एक दिन बात करने के लिए घर पे बुलाया भी कि आपने कहा था कि आप चले जाएंगे वापस बाहर, फिर आप क्यों नहीं गए, क्योंकि वो 10 साल पहले वहाँ गुजार के आए थे। फिर खैर उन्होंने कहा कि आप मुझे दे दें 2-2.5 लाख रुपए तो मैं अभी चला जाता हूँ। फिर मेरी खाला ने कहा कि शादी के वक्त तो ये बात नहीं हुई थी, आपने कहा था मैं जाऊँगा और मैं लड़की को साथ ले जाऊँगा। तो हमने तो इसी वजह से आपकी शादी करवाई थी इससे, वरना ये तो बहुत बड़ी फैमिली है आपकी। फिर मेरी खाला ने डिसाइड किया कि मुझे उससे अलहदगी ले लेनी चाहिए और जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो वो मैं किसी को दे दूँ। और फिर मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि अब जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तुम खुला ले लो इससे, हम तुम्हारी इससे डिवोर्स करवा देंगे, फिर जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो हम किसी को दे देंगे। तो मैंने इस बात से मना किया। मैंने कहा नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं किसी को देती। मैंने सोचा कि मैं अपनी शादी को एक मौका दूं, शायद चले, शायद ठीक हो जाए। मैं फिर वापस घर चली गई अपने। मैं वापस घर गई तो मेरी खाला, मेरे खालू सब ने मुझसे बात ख़त्म कर दी, रिश्ता ख़त्म कर दिया कि बिल्कुल मिलना ही नहीं है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी। फिर मैं चली गई। अपनी अम्मी से तो मैं वैसे ही नहीं मिलती थी क्योंकि मेरी अम्मी शादी पर भी मौजूद नहीं थी। फिर उसके बाद मेरी और मेरे मियाँ की रोज़ इस बात पे लड़ाई होती थी और मेरी सास जो है ना वो हर बात में कान भरती थी मेरे शौहर के, और वो सुन के आता था, मुझे मारता था, पीटता था, खर्चा नहीं देता था, पैसे नहीं देता था। फिर खैर मेरा बच्चा हो गया। उसके बाद भी मैं रहती रही मुसलसल ये सोच कर कि मेरी शादी चले, अल्लाह करे कि मेरा घर बसा रहे, टूटे ना। फिर कुछ टाइम के बाद ही मेरे देवर की शादी होने लगी थी। तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि हमें कमरे की ज़रूरत है, तो मुझे स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया और मेरे देवर को वो कमरा दे दिया। वो कमरा भी मुझसे ले लिया। अब मैं अकेली थी, मेरी जान पहचान का कोई था ही नहीं कि मैं किसी को बताती। आपके मियाँ कुछ नहीं स्टैंड ले सकते थे? वो स्टैंड क्या लेते, वो तो खुद मारते थे मुझे। मैं काम ना करूं, मुझे कपड़े नहीं धोना आते थे तो मैं इस बात पे मार खाती थी। मुझसे रोटी मुझे नहीं आती थी बनाना रोटी, मैं मार खाती थी क्योंकि मैं घर में नहीं करती थी अपने काम। मैं नहीं थी आधी काम करने की। लेकिन मुझे ससुराल जाके ये सारा कुछ करना पड़ा। मेरे जेठ के 6 बच्चे थे, उनकी बीवी ने ना डिवोर्स ले ली थी और बच्चे छोड़ दिए थे। फिर मेरी सास कहती थी इनके कपड़े प्रेस कर दो, इनको नहला दो, इनको खाना दे दो, ये स्कूल जाते हैं तो तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो, इनको नाश्ता करवा दिया करो, अभी तो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुम इनको देख लिया करो। और मैं ना करना चाहूँ तो फिर मैं अपने मियाँ से मार खाती थी इस बात पे। तो बच्चे से पहले ही आप स्टोर में शिफ्ट हुई थी? नहीं, मेरा बच्चा हो गया था। अच्छा। मेरे जो है ना 3 बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे उसी कमरे में हुए थे, मतलब जो कमरा जहाँ पे मैं गई थी शादी करके वहीं हुए थे। उसके बाद इन्होंने मुझे स्टोर में शिफ्ट किया था ये बोल के कि मेरे देवर की शादी होनी है और जो है उनको कमरे की ज़रूरत है। और फिर मेरे मियाँ ने मुझसे वादा किया था कि बस कुछ महीनों की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें रेंट पे घर लेके दूंगा। फिर मैं राज़ी हो गई, लेकिन उसने घर लेके नहीं दिया। और नौकरी नहीं कर रहे थे मियाँ? नहीं, वो काम ही नहीं करता, वो कुछ करता ही नहीं है। और जब मैं उससे कहूँ कि आप काम करो, कोई नौकरी करो, या मैं किसी से बात करूँ कि आप इसको नौकरी पे लगवा दें, तो वो जाता ही नहीं काम पे, वो काम ही नहीं करता। और फिर मेरी सास कहती थी कि तुम्हारे नसीब से उसको रोज़ी नहीं मिलती। तो अब आप कैसे ज़िंदगी गुजारी हैं? अब आप साथ हैं उनके कि नहीं? नहीं, अब मैं साथ नहीं हूँ उनके, क्योंकि अब मैं जो है मैंने फिर अपनी अम्मी से कांटेक्ट किया, मैंने अपनी अम्मी को बताया। फिर मैंने अपनी अम्मी को सारी बातें बताई और मैंने हिम्मत की क्योंकि मेरे 3 बच्चे हो चुके थे और उनका कोई फ्यूचर ही नहीं था उसके साथ। तो मैंने ये सोचा फिर कि इस तरह से रहने से बेहतर है कि मैं खुला ले लूँ, मैं अलहदगी इख्तियार करूँ इससे, क्योंकि उसके साथ ना मेरी कोई ज़िंदगी ना बच्चों की कोई ज़िंदगी। ज़हनी सुकून तो हो ना कम से कम इंसान को, रोटी खाने को मिले ना मिले, ज़हनी सुकून तो फिर कैसे अब आप गुजारा करती हैं? अब मैंने उससे खुला ले ली, मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अम्मी और भाई उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को रखा हुआ है। फिर मैं घर में बैठ के ही काम कर लेती हूँ, कुछ सिलाई का काम, कुछ इस तरह। तो मैं अपने बच्चों का गुजारा, अपना गुजारा इसी तरह से अब कर रही हूँ। छोटे हैं बच्चे अभी? बच्चे मेरे छोटे हैं। अल्लाह, एक तो देखिए सबसे बड़ा तो बेचारी का नसीब ही गड़बड़ के धोखा हुआ, लेकिन उसके बाद धोखे के बाद भी लड़कियां हमारी जज्बाती होती हैं, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बच्चा पैदा कर लिया, जबकि ये साफ नज़र आ रहा है कि मियाँ जॉबलेस है, मगर वो
फुसला लेते हैं ना बातों में, हमारी बच्चियां तो बहुत नहीं, और मासूम फिर होती ये भी होता है कि देखते हैं ठीक हो जाएगा। कुछ लड़कियां तो ये चाहती हैं कि घर कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हैं। मतलब कि कोई अपना घर नहीं तोड़ना चाहता, तो वो कहते हैं एक बच्चा हो गया है तो चलो इसको चांस दो, उसी चांस में दूसरा बच्चा हो गया, चलो 2 अब हो गए, अब मैं कहाँ जाऊंगी। और फिर जाहिर है इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, आप साथ रह रहे होते, चाहे अरेंज मैरिज। मोस्टली तो ये होती है बात कि पहले भी और बाद में भी कि ये औलाद हो जाएगी ना तो फिर ठीक हो जाए, फिर इस पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो ये जॉब करेगा। ये एक खामखा की होप होती है। लेकिन मैं समझती हूँ जिसने नहीं करना होता बस वो नहीं करता। निदा, बेसिकली अगर हम बात करें कि शादी करते वक्त एक लड़की की बुनियादी नीड क्या होती है, उसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, यही पर्पस होता है शादी करने का। पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम यहाँ पर शादी कर देंगे तो ये अच्छी फैमिली है, ये संभाल के रख लेगी, ये पूछताछ करेगी, ये ठीक है लड़का जो भी है बाहर है, देखा हुआ नहीं है, लेकिन फैमिली उसको कंट्रोल कर लेगी, मैनेज कर लेगी। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो लड़की उस घर में उस शख्स के साथ अनसेफ फील करने लगती है, जिस तरह ये बता रही थी कि सिर्फ ये नहीं था कि वो कमाते नहीं थे, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन भी थे। एग्जैक्टली, तो वो फिजिकली भी सेफ नहीं थी। लेकिन होता यह है कि हम इतना ज़्यादा ब्लेम खुद पे ले लेते हैं कि शायद मुझे काम सही से नहीं आता, इस वजह से कर रहे हैं, अगर मैं ये वाली चीज़ इनकी पूरी कर दूं, अगर मैं किसी तरीके से इनकी फैमिली को संभालूं, जो जिम्मेदारी मुझ पे डालते जा रहे हैं, अगर मैं वो पूरी करती जाऊंगी तो शायद मेरी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर देंगे। अक्सर घर वाले भी समझते हैं लड़के की शादी कर दो ठीक हो जाएगा। लेकिन अरे भाई कोई डॉक्टर से शादी कर रहे हो क्या आप? ये डॉक्टर का भी इलाज कराने के लिए शादी कर रहे हो? जो शख्सियत के मसाइल हैं वो किसी के बस की बात नहीं है। और आप जो है आप क्या कर रहे हैं, अगर आप एक जिम्मेदार शख्स को लेकर आ रहे हैं तो वो शख्स और गैर जिम्मेदार हो जाएगा। उसको ये होगा मेरी बीवी है ना, संभाल रही है, वो कर रही है। अक्सर ये भी होता है कि वो काम नहीं कर रहे होते और फिर बीवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि मैं बच्चों की चीज़ें कहाँ से पूरी करूँ। तो जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो हस्बैंड होते हैं वो और बैक स्टेप ले लेते हैं कि ये तो कमा रही है, ये तो कर रही है, सब मैनेज हो रहा है, मसला क्या है, राइट। तो ऊपर से उसका घर का काम भी जो और उसको इस्त्री करके देना, उसको खाना देना, वो अपनी जिम्मेदारी तो कर ही रही होती है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेती है क्योंकि बच्चों के हवाले से उनको नहीं देखा जाता कि बच्चों की सफर कर रहे हैं, बिल्कुल जो नेसेसिटी है वो ही नहीं पूरी हो, क्योंकि उसका रोल चेंज हो गया ना, वो सिर्फ बीवी नहीं रही, वो माँ बन गई है। मैं इतना अच्छा कहीं पढ़ रही थी कि औरत मर्द तभी बनती है जब उसको लगता है कि उसका मर्द जो है वो मर्द नहीं है, इन द सेंस कि ना वो कमा रहा है ना वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, तो फिर वो खुद ही करना पड़ता है, वो आ जाती है फ्रंट सीट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर शख्स के अंदर, स्पेशली एक माँ के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफेंड कर लेगी। जिस तरह इन्होंने भी थोड़ी देर से ही ली, लेकिन स्टेप लिया भले 3 बच्चों के बाद बर्डन है उनके ऊपर, मगर शायद ये उस जिंदगी से बेहतर ही है, तभी इन्होंने ये चूज़ किया अपने लिए, क्योंकि वो देख रही थी और एक पॉइंट आ गया जहाँ इनकी जो उम्मीद थी या होप थी वो ख़त्म हो गई। पता है अपने लिए फिर बंदा बर्दाश्त कर लेती है औरत, लेकिन बच्चों के ऊपर वो आने लगे ना, बिल्कुल वो 3 बच्चे उधर पता नहीं किस तरह सर्वाइव कर रहे होंगे, तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होता। और फिर छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम, वक्फे के बाद आके इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कैसे अपनी बच्चियों को और लड़कों को भी धोखे से बचाया जाए। मैं दोनों को कहूँगी सफ़र करते हैं, अगर शादी ख़राब होती है तो सफ़र दोनों तरफ होता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जहाँ जिसकी गलती हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि टॉपिक जो इस वक्त हम डिस्कस आपके सामने करने वाले हैं, ये हमें करना चाहिए डिस्कस कि नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग शो है, फैमिलीज बैठकर देख रही होती, लेकिन ये जो डिस्कशन है ये इतनी ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि एक कॉमन फैक्टर है एक शादी के टूटने का। बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि मैं इस तरह की बातें ऑन स्क्रीन नहीं पसंद करती करना, एक पर्दा होता है हर चीज़ में, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ती हैं ताकि लड़कियों के कानों तक जाएं बात, और फिर वो फैमिलीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, जो अगला प्रॉब्लम है वो डिस्कस हम करने वाले हैं। पिछले वाले की तो बात हमने कर ली थी या कोई चीज़ें रह गई थी? नहीं, हमने डिस्कशन कर लिया था बस। अगर अच्छा, हम सब कंक्लूड कर देते हैं। जैसे वो पिछली बच्ची की कहानी थी, उसको बेसिकली अगर अल्लाह ना करे कोई और इस वक्त से गुजर रहा है, तो अगर थोड़ा सा आप हेल्प आउट कर सके, आप दोनों थोड़ा मुझे कुछ सेकंड्स के जवाब दें, उसको क्या
शुरू में ही अगर उसको पता चल जाता है तो उसको हिम्मत करके क्या करना चाहिए? जो उसने, मैं अपने तजर्बे से बताऊँ तो जाहिर है कि जो उसने अभी बाद में किया 3 बच्चों के बाद, तो उसे थोड़ा अर्ली कर लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा अर्ली कर ले। बस उसने अपनी तरफ से जो लड़कियां करती हैं कोशिश की, उसे भी हम ये नहीं कहेंगे कि इनकरेज नहीं करेंगे। उसने की कि शायद लेकिन नहीं, फाइनली ये तो नज़र आता है ना, मैंने जो शुरू में कहा कि जिसे नहीं करना उसे नहीं करना। एक औलाद नहीं नज़र आई तो दूसरी। अच्छा, बच्चियां थोड़ी सी ये हो जाती हैं कि देखिए बुरा वक्त है तो हम मियाँ को छोड़ रहे हैं। अगर मियाँ की फैमिली ने और मियाँ ने धोखे से शादी की है, वो तो शुरू से ही बुरा वक्त है। यही कह रही है, वो तो शुरू से ही है। वो तो उसके जाते ही उसे कहा कि जी रोटियां बनाओ बहुत सारी। जब आपने जिससे शादी की वो वेल सेटल था और किसी वजह से उसके ऊपर बुरा वक्त आ गया तो वो और कहानी है, वो डिफरेंट है ना। वो फिर different आपने उसका साथ देना है। हम वो नहीं कह रहे। आप क्या कहेंगी जी नीलम? इंसान की शख्सियत और उनके हालात में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा सीखें कि इनके ऊपर मुश्किल वक्त आ रहा है या ये शख्स ही ऐसा है, राइट? अच्छा, और दूसरी चीज़ ये होती है क्योंकि जो जेनेटिकली तौर पे है ना औरतें, वो ऑडिटरी होती हैं, यानी कि हमसे जो बातें कही जाएंगी ना हमारा यकीन उन पे ज़्यादा होगा। और इसका एडवांटेज अक्सर मर्द उठाते हैं या फैमिलीज़ उठाती हैं। जब वो तसल्ली देते हैं, जब वो मनाते हैं, अक्सर नाराज़ होकर स्टैंड ले भी लेती हैं लड़कियाँ। कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आता, कोई रवैया चेंज नहीं होता, लेकिन वो बातें करके मना लेता है, कनेक्ट कर लेता है दोबारा, अब मैं चेंज हो जाऊंगा, वो दिलासे देते हैं। तो प्लीज़ इन दिलासों में ना आए जब तक कि वो उन चीज़ों को एक्शन में ना लेकर आए। आप अपनी जो डिमांड रख रही हैं कि आप जॉब करें, मुझे नहीं गर्ज कि आप 10,000 की कर रहे हैं या 50,000 की कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो आप कमा कर लेकर आए। तो जब तक हमारे घर की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो उस पर एक्शन ना लेकर आए तब तक आप अपने स्टैंड से ना हिलें। और आगे की फैमिली जो है वो थोड़ी सी फैमिली प्लानिंग, आई थिंक वक्त इतना गुजर गया है कि फैमिली प्लानिंग में थोड़ी सी जो है अब अक्लमंदी करनी चाहिए कि आगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज हों। मतलब आपके पास खिलाने का, आप जॉब नहीं है आपके पास, खिलाने के लिए नहीं है और आप बच्चों पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। कहाँ की शराफत है? ये बच्चों के साथ सिर्फ खिलाना तो नहीं है ना, उनको पढ़ाना लिखाना है, कुछ बनाना है, चीज़ें करनी है। और अब जाहिर है अब वो 3 बच्चों के साथ अलहदा है, तो उसका फादर नहीं है, तो बच्चों पे तीनों पे असर पड़ेगा इस बात का। बिल्कुल। तो जी नेक्स्ट जो हमारे पास बच्ची है उसका नाम है हिरा, अबीरा सॉरी। और अबीरा हमसे क्या शेयर करना चाहेंगी, आइए सुनते हैं। जी अबीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अबीरा है। अबीरा थोड़ी सी ज़ोर से बोलोगी तो तुम्हारी आवाज़ हम तक आराम से आ जाएगी। जी मेरा नाम अबीरा है जी। और मुझे आपको अपनी शादी के बारे में बताना था कि हम 5 बहनें हैं और मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट के रिटायर्ड मुलाजिम थे। अच्छा। और गरीब 5 बहनें, थोड़ा सा आपको अबीरा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। 5 बहनें थी। हाँ। और वालिद साहब जो थे वो रिटायर्ड हो चुके थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। ठीक है। तो 2 बहनें ऑलरेडी, उनके रिश्ते इतने मुनासिब आते नहीं थे। मैं अपनी बहनों में सबसे खूबसूरत थी। अच्छा। तो मेरे लिए एक दिन एक खातून रिश्ता लेकर आई। लड़का कलोता था, घर अपना था, गाड़ी थी, बंगला था, माशाल्लाह हर तरह से सेटल लोग थे। तो जब एक गरीब के घर में इस तरह का रिश्ता आता है तो हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप के भी दिल में आया कि हमारी बच्ची ऐश करेगी, ऐसी जगह पे शादी करना अच्छी बात है। लिहाजा जाके मुलाकात करके थोड़े मुलाकातों के बाद उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का होने के बाद ये बात जब रिश्तेदारों में गई, ख़ानदान में गई, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि वो लड़का सही नहीं है और ड्रग्स लेता है और उसके बारे में सुन रखा है। लेकिन मेरे माँ बाप उस वक्त फ़ैसला नहीं कर पाए। इसी दौरान मेरी सास आई और आकर उन्होंने कहा कि हमें आपकी बेटी के बारे में आपके रिश्तेदारों ने घर पे आके बहुत सारी बातें बताई हैं कि इनकी बेटियां ऐसी हैं, इनकी बेटियां वैसी हैं। उन्होंने इतनी बातें की कि हम लोग खुद अपने ही रिश्तेदारों से बददिल हो गए। इस तरह के मामलात उन्होंने कर दिए। तो उस वक्त फिर हमें ऐसा लगा कि शायद भी हमारे रिश्तेदारों की चाल होगी कि शायद अच्छे घर से रिश्ता आ गया है, अमीर घर से रिश्ता आ गया है, तो जेलस हो गए। जेलसी की वजह से ये वाली बात को हम लोगों ने इस चीज़ का सोचकर अपनी सास की बातों पे भरोसा कर लिया। मेरे माँ बाप ने, माँ बाप मेरे बहुत सीधे साधे और बहुत गरीब हैं। बहरहाल फिर इस तरह शादी हो गई। शादी से पहले फिर उन्होंने कहा कि आप गरीब घर के हो, हमारी कोई डिमांड्स नहीं है, हमें कोई जहेज़ नहीं चाहिए, शादी का सब खर्चा हम करेंगे, सब खाना हम करेंगे, वेन्यू हम करेंगे, हर चीज़ हम करेंगे, बस आप हमें आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं।
अब उन्होंने ये सारी बातें की, तो फिर भी मेरे माँ बाप से जो हो सका 3 महीने का शादी का वक्त ठहराया गया था। फिर वो बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स आए, तो वो 3 महीने का जो वक्फा था उसे 1 महीने में कर दिया गया। कि 1 महीने के अंदर शादी कर दी जाए। अच्छा। इस तरह 1 महीने में जो तैयारियां हो सकी हमसे, हमने की। किसी तरह मेरे माँ बाप ने फर्नीचर वगैरह के लिए पैसे जोड़ के फर्नीचर करवा दिया, छोटी मोटी चीज़ें कर दी, क्योंकि मेरी सास का कहना था कि बारात का सब खर्चा हम उठाएंगे। अब जिस दिन मैं मायूं बैठी हूँ, मेरी मायूं हो रही है और वो बरी देने आई हैं और आके फरमाती हैं कि वलीमे के लिए हमें वेन्यू नहीं मिल रहा, हमारी अरेंजमेंट्स नहीं हो रही, तो लिहाजा जो हमने बारात की अरेंजमेंट रखी थी हम उसमें वलीमा कर रहे हैं। आप ऐसा करें, आप सादगी से हमें खाली रुखसती दे दें, हमारी कोई डिमांड्स तो आपसे है नहीं। तो अब उस वक्त क्या ही करते, हालात ऐसे थे कि उनकी बात मानना पड़ी हमें। मान ली उनकी बात। दूसरे दिन ही रुखसती, घर में निकाह करके रुखसती कर दी गई। और तीसरे दिन उन्होंने अपने मन मर्जी के हिसाब से वलीमा किया, जहां हमारे क्योंकि रिश्तेदार नाराज़ थे तो काफ़ी लोग नहीं आए थे, काफ़ी लोग मौजूद नहीं थे। तो जो मेरी अपनी फैमिली के भी लोग थे उनको भी कोई ख़ास ना रिस्पेक्ट दी गई, ना जिस तरह से एक होता है कि लड़की के घर वाले आए हैं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। बहरहाल फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद, मतलब 2-3 महीना उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, अपने साथ लेके घूमते थे, अच्छा पहनाते उड़ाते थे। रिश्तेदारों में भी जब मैं गई तो मैं जाके बताती थी बहुत अच्छी रह रही हूँ, बहुत अच्छे नसीब हैं। माँ बाप भी बहुत खुश थे, मतलब बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। 3-4 महीने के बाद इस दौरान फिर माशाल्लाह से खुशखबरी भी हुई। तो उसके बाद 3-4 महीने बाद अचानक मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने लगी, उनकी तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटलाइज हुए, 2-3 दिन का ट्रीटमेंट चला। इस तरह से हर 2 हफ्ते में, हर 3 हफ्ते में ये चीज़ें आने लगी थी। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात सामने आने लगी कि वो ड्रग्स लिया करते थे। और इतनी हद तक ड्रग्स लेते थे कि उनकी हालत बिगड़ जाती थी, उनके माँ बाप उनका इलाज करवाते थे। और इसी चक्कर में उन्होंने एक गरीब घर की लड़की ली थी ताकि वो इसके साथ सरवाइव कर सके। पता है, ये भी कभी कभार होता है कि आपके पास रिश्ता अगर बहुत बड़े घर का है, यानी आपके स्टेटस जो है आपका है उससे बहुत ज़्यादा है, तो ये भी कभी कभार तशवीशनाक बात होती है। जो कहते हैं ना कि अपने से बराबर वालों में शादी करनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा जाता है। और इंग्लिश में कहावत है कि इफ़ समथिंग लुक्स टू गुड टू बी ट्रू इट प्रोबेबली इज़, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये आपको भी थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या वजह है। Exactly. इसीलिए तो लोग करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं अरे भाई यहाँ कैसे दब के रहेंगे, बिल्कुल ऐसे कैसे रिश्ता हो गया इतनी अच्छी जगह। इसीलिए बिल्कुल। सो वो बीमार थे, ड्रग्स लेते थे, एडिक्टेड थे पहले से, शादी से पहले से। में ही वाली बातें सामने आई, क्योंकि हमें तो इस चीज़ों के कोई इल्म ही नहीं था कि क्या ये चीज़ें होती हैं, क्या इसमें हालतें होती हैं। हम सिर्फ बहनें थी घर घर में रहने वाली बच्चियाँ, तो हमें इन सब चीज़ों का नहीं समझती। बहरहाल फिर जब ये चीज़ सामने आने लगी और फिर ऐसा होने लगा कि मेरे सामने भी मैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से मैं देखती थी कि कभी इंजेक्शंस, कभी कुछ पाउडर टाइप की कोई चीज़। लेकिन इज़्ज़त का मामला था, गरीब घर से थी, तो मैं खामोशी से बर्दाश्त करके कि अब सही हो जाएंगे, अब सही हो जाएंगे। इस दौरान माशाल्लाह बेटा हो गया। फिर मुझे ये हुआ कि बेटा हो गया है, अब मेरी माशाल्लाह थोड़ी अहमियत होगी ससुराल की तरफ से भी, और शौहर भी शायद बदल जाएगा कि बच्चा हो गया, बेटा हो गया। लेकिन उस बंदे पे कोई ज़रा फ़र्क नहीं आया। उसके मज़ीद अब बढ़ने लगे थे, उसके डोज भी बढ़ने लगे थे। उसका घर से रात देर तक गायब रहना। तो जो सास थी वो कोई हेल्प नहीं करती थी कि इसको रिहैब में सास से जब शिकायत करना शुरू की, पहले तो शुरू में गैर लोग थे तो मैं इतनी बात नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने शिकायत करना शुरू की तो उल्टा ही रिएक्शन आने लगा कि तुमसे अपना शौहर नहीं संभाला जा रहा, तुमसे नहीं हो रहा। कि हमने तो ये सोचा था बीवी आ जाएगी वो बदल देगी, तो बीवी की जिम्मेदारी थी कि वो बदल देगी, जो आप माँ बाप होके नहीं बदल रहे। बहरहाल इस तरह से मैंने काफ़ी बात भी करी। अब जब उसको रोका करती थी कि आप ये ड्रग्स नहीं लो, आप ये नहीं करो, बच्चों का साथ है, देखो हमारा कौन है आपके बाद, तो इस बात पे वो उल्टा मुझे मारपीट करने लगे। कितने बच्चे आपके हो गए? इसी में मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हो गए थे। हाँ। तो अभी मेरी तीसरी प्रेगनेंसी ही मेरी उस वक्त चल रही थी। झगड़े इतने बढ़ने लगे थे कि मुझे प्रेगनेंसी में ही उन्होंने बेल्टों से मारा था। अल्लाह। ओ। और किसी तरह से मैंने अपने घर में ये बात किसी तरह से, क्योंकि मुझे मोबाइल अलाउ नहीं था, मुझे मेरे पेरेंट्स के घर जाना अलाउ नहीं था। अब उनको ये भी टेंशन लेने लगी थी कि ये घर की बातें बाहर ना खोल दे। फिर आप कैसे जान छुड़ा के निकली?
तो फिर वहाँ पर अब जब उन्होंने बेल्टों से मारना शुरू किया, किसी तरह से मेरा घर पे कांटेक्ट हुआ। मैंने बस ये कहा कि मुझे यार यहाँ से आके ले जाओ, यहाँ पे मेरी बर्दाश्त की बाहर हो गई है। चले मुझे मारता है, ड्रग्स लेता है तो इतना पागल होता है, बच्चों को भी मारना, फिर हमारा ख्याल नहीं रखना। मेरे ससुर का बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी कमाई है उनके। जब उनको बाहर से दिखे तो वो हर तरह से बहुत परफेक्ट फैमिली लगती है, लेकिन उनके घर के अंदर इतने मसले मसाइल हैं। मेरा ससुर भी नफसियाती सा आदमी है, सास है, पूरे घर का होल्ड उसके हाथ में है, उसके हिसाब से पूरा घर चलता है। लेकिन वो भी मुझे इस बात पे मारती थी कि हाँ मेरे बेटे को तुम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हो, तुमसे क्यों नहीं सही किया जा रहा। जी। तो अब एक आदमी जो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा, वो मेरी क्या सुनता। कितना मैं उसको संभाल सकती थी, जितना हो सका मैंने किया है। और यकीन करें मैं गरीब घर से ज़रूर थी, लेकिन माँ बाप ने बहुत लाड से पाल के बड़ा किया था। एक थोड़ा सा बुखार होने पर मेरे माँ बाप डॉक्टर्स के पास ले जाना, इलाज करवाना, और यहाँ पर ये हाल था, आप यकीन करें कि मेरे बच्चे घर में हुए हैं, दाइयों से करवाए हैं। अल्लाह। तो बहुत तकलीफ़ देता मेरे लिए कि एक गरीब होने की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं हो सकती कि आप डॉक्टर्स के पास सिर्फ इसलिए नहीं ले जाते थे कि घर की बातें ना बोल दूं, डॉक्टर को ना बोल दूं, मोहल्ले की कोई औरत आए मुझे बैठने नहीं देना, मेरे पेरेंट्स आए तो बाहर से बोल देना कि नहीं वो तो गई हुई हैं, वो तो घूमने गई हुई हैं, वो तो यहाँ गई हुई हैं। मैं मौजूद होती थी घर में। बहुत सारे झूठ चल रहे थे, बहुत सारे झूठ। अब अपनी ज़िंदगी तो मैंने ख़राब होते देख ली थी। अब बच्चों के लिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे इस तरह से सर्वाइव करें सब चीज़ को। फिर मैंने स्टैंड लेने के लिए सोचा कि मैं मजबूत हो गई थी कि नहीं अब मुझे बच्चों के लिए स्टैंड लेना है। बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। किसी तरह घर पे मैंने अपने इन्फॉर्म किया, घर वाले आए, घर में ख़ानदान के 2-3 बड़े लोगों को लेकर आए, तो उल्टा उनके सामने मुझे ही बोलना कि ये तो काम नहीं करती हैं, ये तो काम की चोर हैं, ये तो ऐसी हैं, ये तो फिर अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अब मैंने अपनी ज़बान खोली और मैंने बोला कि नहीं ये इनके जो बेटे हैं, मेरे शौहर ड्रग्स लेते हैं, ये सारी बातें हमें पहले से पता थी। इन्होंने हमें गुमराह किया, इन्होंने हमें शीशे में उतारा, हमने इनकी बातों पे भरोसा किया। अब क्योंकि मैं बोल चुकी थी, मेरी ज़बान खुल गई थी, तो उन्होंने लिहाजा मेरे रिश्तेदारों के सामने भी मुझे मारा। अल्लाह। और अब आप उनसे कितने अरसे से अलग हैं? अब 1 साल हो जाएगा। तो आपने खुला ली या? जी हमारी खुला नहीं हुई। ऐसा हुआ कि मैंने खुला के लिए बोला भी उन्हें, तो उन्होंने कहा तलाक के लिए बोला मैंने, मेरा मेहर बनता था उनकी तरफ। तो उन्होंने इनकार कर दिया, आपको खुला लेना है तो ले लें, आपको मेहर तो नहीं दिया जाएगा, वो आपको तलाक तो नहीं दी जाएगी। और अब आपसे मुझे डिस्कशन करना है, आपसे मुझे मशवरा चाहिए कि मेरी उनसे अभी तलाक नहीं हुई है, और सुनने में आया है, सुनने में नहीं आया 100% है कि उसकी दूसरी शादी भी करवा दी गई है। बच्चे मेरे ही साथ हैं। अच्छा। और हम घर में 4-5 बहनें हम, और मेरे बच्चों को भी मेरा वही बुजुर्ग बाप बेचारा पाल रहा है। सदके फितरे से हमारे खर्चे चलते हैं, रिश्तेदार मदद कर देते हैं। नहीं करते हैं अभी? मैं नहीं कर सकती, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मैं उसको नहीं छोड़ के जा सकती। और हालात की वजह से तेरी तालीम हम हासिल नहीं कर सके, हालात की वजह से हमें नौकरियों के इतने, क्योंकि हम घर से बाहर जाने वाली लड़कियां थे ही नहीं, हम घर में ही रहने वाली लड़कियां थीं। तो मेरी कोई बहन भी किसी को भी जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। तो बस अबू की जो पेंशन आती है उस पेंशन से, और जो रिश्तेदार मदद कर देते हैं उससे हमारा घर चल रहा है। मेरे ससुराल वालों को ज़रा इस बात का एहसास नहीं है कि 3 बच्चों को मैं कैसे लेकर पाल रही होंगी। या अल्लाह, क्या करा, इसका क्या जवाब देना चाहिए? जो भी बच्चियाँ या उनके घर वाले ये सोचते हैं कि किसी बड़े घर से रिश्ता आ जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। देखिए ये होप करना या अच्छी चीज़ के लिए कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अगर ऐसा कोई हादसा हो गया जहाँ पे ड्रग्स, राइट, कि अगर आपका पार्टनर जो है वो ड्रग्स में मुलव्वस है, तो देखिए पहली बात तो ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उसको फिक्स कर सकें, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ड्रग्स जो है वो डायरेक्ट आपके ब्रेन पे असरअंदाज होते हैं। और एक शख्स जो अगर उस वक्त ड्रग्स ले रहा है वो अपने होशो आवाज़ में नहीं है, तो वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किसको मार रहा है, वो अग्रेसिव कितना हो रहा है, और वो होते हैं, ड्रग्स का इफ़ेक्ट यही होता है। और जो हमारी ये सोच है ना कि वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे, दूसरे मसलों के साथ ठीक है, वो ज़िम्मेदार नहीं है, वो काम नहीं करते हैं, वो इमोशनली नहीं है, उनको बात करना नहीं आता है, गुस्से के तेज़ हैं, वो सब मैनेज हो सकता है। लेकिन ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है।
मिसाल के तौर पे अगर आप दिन में नॉर्मल 1 कप चाय लेते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आपको होगा मेरा काम बढ़ रहा है, मैं 1 कप नहीं मैं 2 कप चाय लूँ, अब मुझे उतनी अलर्टनेस नहीं आ रही है, मुझे शायद थोड़ी सी कड़क और चाय पीनी चाहिए। ये भी एक छोटे पैमाने पे ड्रग्स की तरीके से ही काम करता है, क्योंकि वो कैफ़ीन आपके सिस्टम में जाता है। यही चीज़ ड्रग्स जो है वो आपको बड़े लेवल पर देने लगते हैं। आप जितनी ज़्यादा मकदार में उसको लेते हैं आप बेहतर फील करते हैं, और वो शख्स जो है वो ज़्यादा ही लेने लगता है, और फिर जब वो अपनी परवाह नहीं कर रहा, वो अपनी सेहत की परवाह नहीं कर रहा, तो वो आसपास वालों को वो ना अपने पेरेंट्स की कर सकेगा ना किसी और की। और देखें, जब कभी कभार ये प्रॉब्लम में आ भी जाते हैं, कभी सोशल सर्कल ऐसा होता है, बाहर रह रहे होते हैं, तो ये इन चीज़ों में आ भी जाते हैं। इसमें पेरेंट्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। अगर पेरेंट्स इसको एज अ प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हाँ ये मसला हो गया है, हाँ ये लेने लगा है, अब हमें इस पर बात करनी है, इसको रोकना है, इस पर नज़र रखनी है, इसको घर से बाहर नहीं जाने देना, इसको रिहैब में ज़बरदस्ती भेजना है, इसको पैसे नहीं देने, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर पेरेंट्स उसको कवर कर रहे हैं तो आप उसको शय ही दे रहे हैं ना, उसकी बीमारी करके आपने दूसरी शख्स को उसके ज़िंदगी में डाल दिया, उस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बच्चे, उनको तो था अच्छा भाई शादी तो हो जाए जी, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स को कौन अपनी बेटी देगा? बिल्कुल ऐसा कोई दुश्मन ही होगा अपनी बच्चियों का जो इस तरह करेगा। तो इस तरह के किस्से बहुत सुनने में आ रहे हैं कि अमीर घर के जो बिगड़े हुए रईस होते हैं उनकी शादियां इस घरों में कर दी जाती हैं धोखे से, और वो बच्चियां जो हैं वो क्योंकि गुर्बत होती है तो उसकी वजह से वो चुप रह जाती हैं और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। उनके लिए बेसिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है ना कि हम इतने अच्छे घर का रिश्ता कैसे आ गया, कैसे ठुकराएं रिश्ता, और उसके बाद रिश्ते में जाने के बाद हमारे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, सबके अपने नॉर्म्स होते हैं। तो मेरा ख्याल से कि शादी एक तो बराबर वालों में करनी चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हैं इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा बेहतर छानबीन डिफरेंस है घरानों में, तो छानबीन शदीद वाली होनी चाहिए, बहुत पुलिस वाली छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखें, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल डिफरेंस में होना कोई जुर्म नहीं है। और अगर आप पूरी ज़िंदगी इस एहसास से कमतरी में रहेंगे कि भाई उन्होंने एहसान कर दिया जी रिश्ता भेजकर, तो इस तरीके से अब जो है ज़माना काफ़ी चेंज हो गया। तो अगर आप भी घर में हैं तो अब थोड़ी सी जो है बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है, अब तो सारी चीज़ें वर्चुअल हो गई, आप थोड़ा सा खुद मुख्तारी की तरफ आए, बाकी सब भी हैं, फादर पे आप कब तक बर्डन बने रहेंगे, राइट? तो थोड़ा सा स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। देखिए अल्लाह ताला नसीब बनाता है, थोड़ी गलतियां इंसानों से भी हो जाती हैं, लेकिन नसीब हम वहाँ से लेकर आते हैं। और कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं तो वो आपको धकेलते हैं कामयाबी की तरफ। अगर आप खुद स्टैंड नहीं ले सकती, आपके बच्चों की शक्ल देख के मजबूरी के तहत आप एक हिम्मत आपके अंदर अल्लाह ताला डालेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी औरतें ये कहती हैं कि अगर मेरे साथ ज़िंदगी में ये सब कुछ ना हुआ होता तो जहाँ मैं आज हूँ वहाँ नहीं होती। बिल्कुल। बहुत सारी औरतों की अगर हम बैकग्राउंड चेक करते हैं जो बड़ी नामवर ख़वातीन हैं तो वो ये कहती हैं कि अगर ये झटके मुझे ना मिले होते ना तो इन झटकों की मदद के साथ ही मैं एक मुकाम तक पहुँची हूँ। तो कभी कभार समझें आप कि अल्लाह ताला आपको वो झटके दे रहा है ज़िंदगी में कि वो आपको कहीं पहुँचाना चाहता है। सो इस चीज़ को पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और वही मैं आपको कहने वाली थी कि एक ज़रूरी टॉपिक जिसके ऊपर मैं इस वक्त डिस्कस करने वाली हूँ, जो हमारी बच्चियों और उनको नहीं बताया जाता, ये एजुकेशन नहीं दी जाती, मगर यहाँ इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ कि ना जाने कितनी बच्चियों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। सो मेरे पास एक मैरिज ब्यूरो से हिना आसिफ हैं, अलवीना आसिफ सॉरी, एक तो मुझे माशाल्लाह आज टीम की कुछ समझ नहीं आ रही, आधी बात समझ आ रही आधी नहीं, बहरी हो गई हूँ मैं। सो अलवीना आसिफ हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो मैरिज ब्यूरो होते हैं इनसे भी धोखा किया जाता है, इनको भी अगर रिश्ते के लिए दिया जाती है चीज़, सो बहुत सारी ऐसी बातें जो ये भी नहीं पता लगा सकती। अलवीना के सामने ऐसा कुछ हुआ और अलवीना हमसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी, बिनते कमाल मैरिज ब्यूरो से अलवीना। कौन सी? बिनते कमाल। बिनते कमाल, अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से हूँ और गुड एंड बैड सारे ही एक्सपीरियंस होते हैं मेमोरीज में, जो रह गए सेफ वो एक दो हैं जो शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरी क्लाइंट थी और उनकी शादी बहुत वेल ऑफ जगह पे हुई, वो खुद भी बहुत वेल ऑफ थी और चीज़ को 2 से ढाई साल हो गए इसको ना।
तो शादी बहुत अच्छे से हुई थी। वो लड़का अमेरिका से पढ़ कर आया था। अच्छा। और बहुत अच्छे से शादी हुई, हर फंक्शंस बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल पे हुए। जब हो गई, जब लड़की अपने रूम में जाती है रुखसती के बाद, तो लड़का जब आता है कमरे में तो होता है एक कि वो भाई आएंगे और देखेंगे वाइफ को, तो वो तो अलमारी से एक ड्रेस निकालते हैं, ब्राइडल ड्रेस टाइप का, और वॉशरूम में जाके चेंज करके आते हैं और बैठ जाता है। वो लड़की बिल्कुल शॉक्ड। वो मतलब लड़का जो लड़कियों दूल्हा के कपड़े निकालता है अलमारी से, वो वेयर कर लेता है और वो खुद पहनता है, और जाके जैसे हमारा एक ड्रामा नहीं आया था, कौन सा ड्रामा आप कही थी? वो इश्क ज़हीन ऐसी, जिसमें जाहिद अहमद थे, यमुना जैदी थी। हाँ जी, बड़ा अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा प्ले था वो। मतलब लाइक वो, मतलब लोगों ने समझाने के लिए लोगों को, बिल्कुल। ये क्या आजकल बहुत हो रहा साइकोलॉजिकल है। प्रॉब्लम होती है, क्या है ये? इसे नदा कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी कि मेरी जो पैदाइश के तौर पे मेरा जो जेंडर है, मैं फ़ीमेल हूँ, मैं बड़े होकर अपने इस जेंडर से इख्तलाफ में आ गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक फ़ीमेल नहीं हूँ बल्कि मैं एक मर्द हूँ। आप देखें वेस्ट में क्या हो रहा है, वो बच्चे बन जाते हैं, बच्चों को रूप धार लेते हैं, कुत्ता बन जाते हैं, अपनी सर्जरीज करा के अजीब अजीब शक्लें बनवा लेते हैं कि मैं तो ये हूँ, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है मैं ये हूँ। जी, ये इसको क्या क्या कहते हैं? जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर इसे कहते हैं, और ये बड़ी सीरियस साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। और देखिए, क्योंकि ये मेरे जेंडर के साथ, ये मेरी आइडेंटिटी के साथ मुंसलिक है, तो ये लोगों को जो है इतना इफेक्ट नहीं करेगी। अगर मैं कहीं दूर बैठी हुई हूँ और मैं अपने घर वालों से कनेक्टेड हूँ, तो मैं मोबाइल पे कनेक्टेड हूँ, वीडियो पे कनेक्टेड हूँ, तो लोगों को ये नहीं पता चलेगा, ये मेरी अपनी खुद से जंग हो रही है। और जब कोई मेरे साथ रहने आएगा तब उसको बेहतर पता चलेगा कि ये किस चीज़ से गुजर रहे हैं। और ये मेल फीमेल की कन्फ्यूजन ज़्यादातर इन चीज़ों में होती है। अब वेस्ट में तो बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी आ गए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाए तो मेल और फीमेल की कन्फ्यूजन। लेकिन ऐसा हो रहा है, पर्दे के पीछे ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने भी ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब आप आगे बताएं कि क्या हुआ? फिर मैं डॉक्टर नीलम की तरफ इनकी बात से मैं भी एग्री करूंगी, क्योंकि ये हो रहा है। और वो 7 बहनों के इकलौते भाई थे। 7 बहनों के इकलौते भाई, तो इसलिए उनके अंदर कंफ्यूजन का लेवल ज़्यादा था। हाँ, 7 बहनों के साथ रहता था बिल्कुल। और जब पेरेंट्स ने कुछ अब्यूज़ चीज़ें देखी तो उनको अब्रॉड भेज दिया था। वो वहाँ से उनकी जो चीज़ें थी, उनकी जो स्किल्स थी, वो और एनहेंस हो गई। अच्छा, पेरेंट्स ने जब कुछ गड़बड़े उनकी पर्सनालिटी में देखी तो उन्होंने कहा हाय हाय, बच्चे को भेजो बाहर, दूर भेजो बहनों से, बिल्कुल। बहनों के घर के माहौल से दूर भेजो, दूर करो। और वहाँ आप कह रही हैं वेस्ट में भेज दिया, वहाँ तो हर चीज़ खुली डुल्ली है, वहाँ और चीज़ें इन्हांस हो गई। बिल्कुल। और फिर वापस आए तो उनकी शादी कर दी। बिल्कुल। तो और पेरेंट्स को भी फिर इतना आइडिया नहीं था कि बच्चे में उन्होंने फॉरेन शादी, उन्होंने बचपना समझ के भेज दिया होगा। बिल्कुल। और आजकल ये बहुत हो रहा है ना कि अगर लड़का अब्यूज़ चीज़ों में पड़ गया, एक्टिविटीज़ में, या वो शाउटिंग कर रही है, साइको है, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। जबकि शादी से वो ठीक नहीं होता, इलाज से ठीक होगा वो। ये तो कब से है। तो फिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ फिर? तो वो जब अपने घर गई है नेक्स्ट डे, तो उसने अपनी मदर को सारी चीज़ें बताई। हाँ। तो उनकी मदर ने एक्सेप्ट नहीं किया, कहने लगी तुम्हारा मेंटल लेवल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको, तो तुम अपनी तरफ से कुछ कह रही हो। लेडीज के कपड़े, दुल्हन के कपड़े पहने। हाँ बिल्कुल। बीवी के सामने था। हाँ सामने था। वो रेगुलर बेसिस पे यही काम कर रहा था। 2-3 दिन हुआ। 3 दिन बाद जब लड़की अपने मैके गई वलीमे के नेक्स्ट डे, तो मदर ने पूछा भाई कैसा रहा सब, तो वो कहने लगी अब मैं घर नहीं जाऊँगी वापस, ससुराल नहीं जाऊँगी। उन्होंने कहा क्यों? तो कहने लगी कि वो ऐसी ऐसी हरकत मतलब करते हैं। तो कहने लगी अच्छा तुम रहना नहीं चाहती हो, हम तुम्हें छोड़ कर आते हैं। फिर वो अच्छा, माँ ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम रहना नहीं चाहती, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने भी बिलीव नहीं किया। हाँ, बेटी ने शर्त रखी कि ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन आप 1-2 दिन स्किप करके लेट नाइट आवर्स में मेरे घर आएंगी। हाँ। ताकि आपको लाइवली आप देख सकें सब कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। वो गई तो 1 दिन नहीं आई मदर। दूसरे दिन जब वो आई तो उन्होंने खुद ऐसे कहा उन्होंने कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो आ गए। लेट 12-1 बजे तक गई थी, तो वो देखा, वो उन्होंने फेस टू फेस देख ली ये सब चीज़ें। तो वो क्या कमरे से बाहर भी ऐसे घूम रहा था? कमरे के अंदर ही ना, जैसे लॉक नहीं किया था उसने, अपनी मदर को बता दिया था मैं लॉक नहीं करूँगी। ओह माय, आप आ जाना और आप आइएगा और नॉक करके बस ऐसे ही अंदर आएंगी ना, तो आप खुद ही सब कुछ देख लेंगी। प्री प्लान नहीं होगा कुछ भी। हाँ, अगर प्री प्लान होता होगा ना तो हाँ डेली बेसिस पे था वो काम। ओह माय गॉड। और झूठ की तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, सच तो हर बार एक जैसा निकलता है ना। तो ऐसा ही हो गया उनके साथ। फिर वो लड़की अपने मैके चली गई और फिर इस बात को फिर वहाँ ले गई होगी ना जी जब बिल्कुल। parents वो अपनी आँख से देख के फिर कैसे छोड़ेगी। बिल्कुल।
लेकिन उस इकलौती है, लड़की ने लेकिन स्टेप ले लिया सही वक्त। ले लिया, लेकिन मदर की सदमे से डेथ हो गई क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी वो। अल्लाह अल्लाह। और मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, वो मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है वो, लेकिन लड़की ने फिर शादी पहले से नहीं नहीं की। पता होता ना, बिल्कुल ये एक आम सी चीज़ नहीं है कि ये मुझे आम एक है। बात बताएं, जो वो लड़का था, ठीक है, अब कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का तो कसूर नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का कसूर ये है कि उन्होंने दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब अगर लड़के या कुछ लड़कियां इस चीज़ में हो गई हैं, जो अल्लाह रहम करे कि माशरा किस तरफ जा रहा है, तो माँ बाप का तो कसूर नहीं है, लेकिन माँ बाप का कसूर ये है कि उन्होंने किसी दूसरी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, है ना? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए नियत माँ बाप की यही है कि वो उसको फिक्स करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप को उस प्रॉब्लम के बारे में खुद नहीं पता है, वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये इतनी शर्मिंदगी की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये कॉमन नहीं है, ये बड़ी डिफरेंट सी हैं, तो उनको पता नहीं होता कि किसके पास जाएं, किससे बात करें, कहाँ से हम हल निकालें। तो उनको लगता है कि चलो शादी सोल्यूशन है, शादी कर देते हैं, हाँ। ये वाला मसला हल हो जाएगा, पार्टनर आ जाएगा, कंपेनियनशिप हो जाएगी और इससे ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पहले से मसाइल आ रहे हैं, वो शख्सियत के मसाइल हो, वो मिजाज के मसाइल हो, वो कोई भी मसले हो, आप शादी करेंगे स्ट्रेस बढ़ेगा। आप समझिए, आप इस तरह कर रहे हैं कि अगर मुझे मोच लगी हुई है, मेरे हाथ में मोच लगी हुई है, आप कह रहे हैं कि नहीं आप ना 4 किलो वजन और डाल लें इसके ऊपर, हाथ सही हो जाएगा, वो तो फ्रैक्चर बन जाएगा ना। शादी स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप है, तो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को वो सिर्फ बढ़ाएगा। तो आपको पहले से थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर पेरेंट्स को ये बात बच्चों की पता चलती है तो क्या या शक भी होता है, शक भी होता है, बिल्कुल। तो पेरेंट्स हेल्प लेने आए आपके पास, डेफिनेटली, मशवरा करें प्लीज कि क्या करना चाहिए, हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। डेफिनेटली देखिए, आप कोई भी डिसीजन लें कि शादी करनी है नहीं करनी है, इसमें हमें रोकना कैसे। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नुकसानदेह होता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं या यू नो खुदकुशी कर लेते हैं। एग्जैक्टली तो वो प्रेशर के अगेंस्ट कर लेते हैं। तो आपने डेफिनेटली देखें, क्योंकि ये एक बड़ी सेंसिटिव प्रॉब्लम है। अच्छा तो अब अगर आप मुझे बताएं, बच्चा वही जिसके साथ ये चीज़ हो रही है और जिस चीज़ वो गुजर रहा है जी, वो अगर आपके पास हेल्प लेने आते हैं, तो क्या वो नॉर्मल शख्स हो सकता है या उसका क्या इलाज होगा? देखिए अगर आप किसी चीज़ को प्रॉब्लम तस्लीम कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि आपके साथ प्रॉब्लम है, तो उसका कोई ना कोई हल भी है, राइट? ये आपकी नफ्सियात है ना जो डिटरमिन करती है कि आपका जेंडर क्या है, आप क्या हैं, या अगर मुझे उस चीज़ से तकलीफ़ ही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं स्मोकिंग कहती हूँ, स्मोकिंग ओके, ठीक है, मुझे स्मोकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कभी उस चीज़ को छोड़ने की तरफ मैं नहीं उसको जाऊंगी। डिस्कस भी नहीं करूंगी किसी से जाके। तो उसको अगर लगेगा मैं तो सही हूँ। एग्जैक्टली, लेकिन अगर मुझे ये इस चीज़ की अवेयरनेस है कि ये प्रॉब्लम है, इससे तकलीफ हो रही है, इस तरह नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, तो डेफिनेटली जो है मैं उसके सोल्यूशन की तरफ जाऊंगी। और काउंसलिंग, और ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस नहीं होते, डेफिनेटली ऐसे केसेस भी आते पर हैं। इसकी कोई दवाइयाँ तो नहीं होती होंगी कि दवाइयों से सही हो जाए? पर्सनालिटी और ये कोई ना कोई वजूहात हैं। जैसे ये भी कह रही थी कि बैकग्राउंड में इनके भी जो है वो कुछ अब्यूज़ की चीज़ें आ रही थी, कोई और लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको उस तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, बहनों में रहना मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। एक कोई रीज़न हो सकता है कि माहौल वही था, लेकिन सारे 7 बहनों के भाई जो हैं वो इस चीज़ में मुब्तला नहीं होते, बिल्कुल राइट। और लाइफ के बड़े आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो इन चीज़ों को मज़ीद पक्का कर देते हैं। तो आपको उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। एज अ फैमिली आपको उसको एज अ प्रॉब्लम देखकर डेफिनेटली एज अ प्रॉब्लम देखें और उसको एड्रेस करने की तरफ जाएं, तो डेफिनेटली इसमें जो है तब्दीली आती है। सबसे पहली चीज़ तो प्रॉब्लम को मज़ीद ना बढ़ाएं शादी करके, क्योंकि वो एक और पर्सन आ गया, उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो गई। ये कह रही थी कि उन लेडी ने दोबारा शादी भी नहीं की, तो वो खुद ट्रॉमा में चली गई ना। हमने अपने बच्चे के या अपने बंदे के प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व की, और दूसरे और प्रॉब्लम कि अब तो ये लड़की भी देख रही है, अब इसके पेरेंट्स को भी पता है, तो हम इन चीज़ों में फंस जाएंगे ना। स्किल्स को छुपा रहे थे अपने बच्चे को, वो तो खुद ही पब्लिकली इनहेंस हो गई। हाँ वही तो जाहिर है, वो ओन करने लगा जब, हाँ वो सबको पता चल गया कि ये चीज़ है, तो फिर उन्होंने ओपन ओनरशिप ले ली होगी। तो बहुत सारे लोगों के साथ ट्रॉमा कॉज हो रहा है, तो इसको प्लीज़ जो है किसी और की ज़िंदगी को डेफिनेटली, ये हम कभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसकी वजह से बहुत शादियाँ टूटती हैं। इतने जानने वालों के किस्से सुने हैं कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया, कभी किसी लड़के के साथ ऐसा हो गया। तो ये चीज़ पता नहीं क्या हो रहा है, अल्लाह रहम करे। तो अगर हमारा एक ड्रामा ये बता रहे हैं, ज़हे नसीब था, इश्क ज़हे नसीब हमारा था, यहाँ पे ड्रामा बताया लोगों को, इसीलिए अवेयरनेस फैला। एक इंडियन मूवी भी थी, नाम मतलब लेना चाहिए नहीं, उसमें भी जेंडर्स का चक्कर था। उसमें आपने जो अभी कहा ना कि लड़की थी उसमें,
तो यहाँ लड़का वहाँ लड़की थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें इसीलिए हैं कि अवेयरनेस हो, देखें लोग। और यहाँ भी हम ये बैठे हुए इतने ऐसे ऐसे टॉपिक लेके, तो ये आप लोगों को अवेयरनेस देने की बात है। हाँ। इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि देखें। ये धोखे इस तरह के हो और जाते मैच मेकर्स को समटाइम नहीं पता होता, वो हाँ, थोड़ी जाहिर है, और इन्वेस्टिगेशन क्या? करेंगी। उनको कैसे पता चलेगा जब माँ ये बाप वाली को और नहीं बीइंग पता अ लगा- मदर मैं भी ट्रस्ट नहीं करूंगी किसी मैच मेकर पे और कि मैं कभी अपनी कभार बेटी को माँ बाप ऐसी को जगह भी पर नहीं दे नहीं दूं। पता होता नहीं अपने नहीं जो पता लड़के के जो माँ बाप हैं वो तो बेचारे भलाई सोच रहे होते हैं, कभी कभार पेरेंट्स को भी ये खबर नहीं होती कि ये ऐसा हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं कि धोखे के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए हम अगर कोई शादी कर रहे हैं तो हम रिश्ता बनाने के लिए, फैमिलीज़ को जोड़ने के लिए बैठे हुए होते हैं। हम कोई डिटेक्टिव्स नहीं होते हैं, सही। कोई भी डिटेक्टिव नहीं होता है कि हम इन्वेस्टिगेट करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ हो सकती है। अगर आप नुक्स ढूंढने बैठेंगे तो आपको हर जगह नुक्स मिलेंगे, राइट। तो आप एक हद तक ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें देख सकते हैं, उसके बाद तो कुछ चीज़ें नसीब पे होती हैं। और अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई हादसा हो जाए, उससे बाहर कैसे आना है, Exactly. ये बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत जरूरी मेन तो ये चीज़ है, क्योंकि कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता कि बिल्कुल भाई नहीं ले सकता। आपकी जिंदगी पुरसुकून ही गुजरने वाली है। बहुत सारे जिंदगी का नाम ही ऐसा है, मसले उनको तरीके से हैंडल करना है। और दूसरी बात ये होती है कि आप ये कैसे, जब तक कोई भी इंसान कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहे, जैसे इनका केस है या बच्चे हैं या कोई भी किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको खुद पावरफुल, खुद मजबूत होना है कि मुझे ख़त्म करनी है चीज़। अभी तो करेंगे, पहले तभी वो उस मदद चीज़ को करेंगे। गलत तो समझे ना। जब तक वो गलत नहीं समझेगा वो उसकी वो विल पावर किसी से मदद ही नहीं लेगा। हाँ। बिल्कुल जी। अब मैं किसी और तरफ जाना चाह रही हूँ। अलवीना बताएंगी। अच्छा, क्योंकि मैं समझी कि वहाँ पे अलवीना आप किसी और टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करने वाली जी थी। बिल्कुल, एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अपना कि एक मेल ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि मुझे प्रपोजल बताएं जो घर दामाद हो या एब्रॉड, मतलब किसी मेल ने ने अच्छा, मतलब कि कोई ऐसी लड़की हो जो मुझे घर दामाद के तौर पे एक्सेप्ट कर ले, अच्छा। या फिर एब्रॉड का कोई प्रपोजल हो। अच्छा। और कि मुझे सेट कर दे जी, तो रजिस्ट्रेशन और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क किया और पिक्चर वगैरह सेंड करके मैंने उनकी वर्किंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। जब मैं उनको प्रपोजल वगैरह बताऊं तो वो खुद भी अच्छे थे, मेडिकल लाइन में थे, लेकिन जब मैंने उनको प्रपोजल वगैरह बताया तो एक जगह उनकी बात चलने लगी ना, दोनों फैमिली से मतलब टचअप हुआ कि दोनों को एक दूसरे की पिक्चर देखकर समझ आ गए। तो लेकिन अगर नंबर का तबादला नहीं हुआ था अभी, तो ये था कि अब उनका विज़िट होना है। उसी नंबर से मेरे पास, उसी लड़के के नंबर से मेरे पास एक कॉल आती है एक फ़ीमेल पर्सन की कि आप रिश्ते लगाती हैं। मैंने कहा जी। तो कहने लगी अलवीना प्लीज़ मेरा घर बचा लें। मैंने कहा क्यों, मतलब क्या रीज़न है? तो कहने लगी ये जो जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है वो मेरे हस्बैंड है। ओहो। पहले उनकी शादी उनकी खालाजाद बहन से हुई थी, तो वहाँ पर कोई रीज़न बना था, मतलब आपस में कज़न्स में, तो वो शादी डिवोर्स पे आ गई थी। सेकंड मैरिज इनकी मेरे साथ हुई है, एक बेटी और एक बेटा है, और नेक्स्ट अभी ट्विंस हम होने वाली है डिलीवरी ना उनकी। तो जब उन्होंने ये बोला था मैंने कहा देखिए हो सकता है ये भी एक प्रोपेगेंडा हो, तो मैं इस चीज़ पर नहीं, आप विटनेस के साथ मुझसे बात करें। उन्होंने कहा अगर आपको प्रूफ मैं दूँ, मैंने कहा ठीक है आप मुझे प्रूफ दें। तो उन्होंने मुझे वो कॉल कट की और मुझे अपनी मदर की नंबर से कॉल की। उन्होंने अपनी पिक्चर, अपनी हनीमून पीरियड की सारी पिक्चर्स, अपने छोटे छोटे बच्चों की, सब सेंड, यहाँ तक कि जिस कंडीशन में वो करंट थी प्रेगनेंसी की कंडीशन में, वो सारी पिक्चर्स मुझे शेयर की। ओ मेरे खुदा, आपको पता है मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी किस्सा शेयर नहीं किया, मेरी एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार, उनकी शादी जो है अरेंज मैरिज हुई थी, और जो लड़का था वो उनसे शायद कुछ साल छोटा था, और क्योंकि वो ज़िंदगी के स्ट्रगल में नहीं शादी कर पाई थी, तो उनकी बहुत अच्छा बिजनेस था सेटल्ड, और अब वो खुद चाह रही थी कि मैं सेटल हो जाऊँ, शादी कर लूँ। तो अरेंज मैरिज के थ्रू उनकी शादी हुई, और वो लड़का बड़ा पढ़ा लिखा, यूनिवर्सिटी जाता पढ़ता, और ये वो सारा। तो उनको अच्छा लगा, दोनों की बात तय हो गई, दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उनको लगा कि जो उनके हस्बैंड है वो कहते हैं मैं जॉइंट स्टडी के लिए, मैं PhD कर रहा हूँ, तो जॉइंट स्टडी के लिए मुझे जाना है, तो वो रातों को गायब रहते। अब ये बात ज़्यादा होने लगी, बाकी और उसमें कोई बुराई नहीं थी, बड़ी अच्छी उनकी शादीशुदा लाइफ चल रही थी। शादी के शायद 3 महीने 4 महीने बाद वो जो मेरी रिश्तेदार हैं मुझे फ़ोन करती हैं, ये मतलब मैं टीन्स में थी उस वक्त। वो कहती हैं कि सुनो मुझे कुछ डाउट हो रहा है और तुम मेरे साथ चलो,
मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये कंबाइंड स्टडी के लिए किधर जाते हैं और ये रोज़ रोज़ रात को गायब रहते हैं। अच्छा, अब जब हम उस नंबर के थ्रू, जिस नंबर पे वो बहुत फ़ोन करते थे, CLI पे था, उस नंबर के थ्रू वहाँ पहुँचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो शख्स अपनी पहली बीवी के साथ, जो कि प्रेग्नेंट है, जिसके बच्चा होने वाला है अभी अगले महीने, वो वहाँ बैठे हुए हैं और वो ही वॉज ऑलरेडी मैरिड। मेरी जो रिश्तेदार हैं उनके साथ उसने धोखे से शादी की, उनकी बिजनेस को देखते हुए, क्योंकि उसने बाहर जाना था और इसीलिए जो है वो इस चक्कर में उसने धोखे से शादी की। और मेरी जो रिश्तेदार थी वो जाहिर है उनसे अटैच हो गई थी, इन्वॉल्व हो गई थी। वो तो यूँ धरी की धरी रहती, उनको पहली दफ़ा पता चलता है कि इतनी पढ़ी लिखी समझदार औरत के साथ धोखा हो गया। बिल्कुल होता है। और फिर वो फिर भी जाहिर है वो उसको शख्स को छोड़ नहीं सकी, बहला फुसला के वो अपना बिजनेस बेच के वो बाहर चली गई, वो US चली गई। और US जाने के बाद वहाँ एक अच्छी लाइफ जीने लगी, वो ज़िंदगी बढ़ती गई। तो उनकी औलाद नहीं हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि औलाद अडॉप्ट कर लें। बाद में वो पता चलता है कि वो आदमी जो है उसने वहाँ नाम लिखवाया अडॉप्शन के लिए अपने सगे बच्चे का, और फिर अपनी पहली बीवी को बुलाने का। मतलब उसका पूरा ये था प्लान कि पहली भी इनको तलाक देने के बाद पहली बीवी को, बच्चे को स्पॉन्सर करके पूरा लाइफ सेट होके और दूध की मक्खी की तरह जो मेरी रिलेटिव है उनको निकाल देंगे, फेंक देते हैं। सो लाइक इतनी जिंदगियों में हमने ये धोखे होते हुए देखे हैं, आपको पता नहीं चलता और आपके साथ इतने बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं और देर से टूटते हैं जिसमें आधी से ज़्यादा ज़िंदगियां लोगों की बर्बाद हो चुकी होती हैं। बहुत सारे धोखे, जिसे हम कहते हैं अल्लाह पे छोड़ दो, नसीब है, बहुत सारे धोखे सहने होते हैं। उस रिश्ते को बनने के बाद अंदाज़ा होता है कि ये आप किस भंवर में फंस चुके हैं। और कभी कभार वाकई इंसान रिश्तों के भंवर में फंस जाता है कि उससे निकलना इतना आसान नहीं होता है और आपकी आधी से ज़्यादा लाइफ बर्बाद हो जाती है। जब तक आप उससे स्टेप आउट करते हैं या आप उससे निकलते हैं तब तक आपकी शायद बालों में सफ़ेदी आ गई होती है। तो इस तरह के किस्से हम डिस्कस करें कि उससे कैसे बचा जाए या कब हमें उससे उन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, कब हमें हेल्प की ज़रूरत है। ये आपको कोई आजकल के ज़माने में फुप्पी चाची मामियाँ नहीं बताएंगी, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये अब पूरी दुनिया में इस चीज़ का हो रहा है कि इसको प्लीज़ नॉर्मलाइज करें। अगर किसी भी चीज़ के लिए हेल्प लेने की ज़रूरत है तो जाइए, हेल्प लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। मेरे पास इस वक्त बैठी हैं इरम, और इरम क्या चीज़ डिस्कस करेंगी, आइए उनसे सुनते हैं। जी इरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अपनी बेटी के मुताबिक, थोड़ा सा ज़ोर से करें, माइक करीब करें प्लीज़, आवाज़ नहीं आ रही आप। जी, मैं अपनी बेटी के मुताबिक आपको बताना चाह रही हूँ। मेरी माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बेटियाँ हैं मेरी। मैंने अपनी पहली बेटी की शादी की थी, मैच मेकर्स के ज़रिए मेरी बेटी की शादी हुई। उन्होंने मेरी बच्ची के लिए रिश्ते भेजे माशाल्लाह से। असल में मैच मेकर जो थी वो हमारी बहुत पहले की जान पहचान वाली थी। जैसे एक बहुत ज़्यादा भरोसा होता है ना, वो हम लोगों को फुल भरोसा था। उन्होंने हमारे बताया कि एक लड़का है, प्रॉपर्टी का काम करता है माशाल्लाह से, तुम 100% पे बच्चा बिल्कुल गलत नहीं है, आप उस पर मुझ पर भरोसा करके शादी करना है। हमने अपनी बच्ची की माशाल्लाह से पूरी तैयारी की, 6 महीने में शादी कर दी। जब हमने 6 महीने बाद शादी करी, अब बच्ची मेरी वहाँ गई माशाल्लाह से, मेरे ख्याल में 10 से 15 दिन कुछ उसका सेट रहता रहा। फिर उसका एक इसी तरह करते करते 1 महीना भी गुजर गया। दूसरे जब मंथ स्टार्ट हुआ है, बच्ची के साथ और उनका बिल्कुल बर्ताव अच्छा नहीं था, ना घर वालों का और ना उसके हस्बैंड का। बच्ची ने 1-2 दफ़ा मुझसे आकर डिस्कस किया, मामा ये लोग यानी मेरे साथ सही नहीं कर रहे हैं ना उनका मेरे साथ बिहेवियर अच्छा है, आप प्लीज़ कुछ वो करें। हमने कहा बेटा ऐसे ही होता है, ससुराल में आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करने में कम से कम 1 साल लग जाता है। हमने अपनी बच्ची को समझाया, भेज दिया। फिर एक दफ़ा उन्होंने हमने सेट वगैरह भी दिया था, उन्होंने कहा कि आप इसकी रसीद वगैरह लेकर आएँ। बच्ची आई, रसीद लेके भी चली गई।
मैंने कहा बेटा क्या क्यों मतलब? एक मिनट, आपने जो सोने का सेट दिया था, जी जी तो उन लोगों ने कहा रसीद दें इसकी, जी जी बिल्कुल और आप लोगों ने रसीद दी उनको जी बिल्कुल कि ये उनको पता लगाना था कि गोल्ड का सेट ही दिया है कि नहीं? जी 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 ऐसा ही Ridiculous. था कुछ। उन्होंने मेरी बच्ची ने जब मुझसे रसीद मांगी, मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, यार तुम्हारी चीज़ है तुम जानो, हाँ, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमने आपको दे दी, वो बच्ची लेके चली गई। इसी तरह इसने अपने कुछ डॉक्यूमेंट से, जो मेरी बच्ची ने ज़्यादा पढ़ा लिखा, कुछ उसमें सनतें हासिल की थी, सिलाई वगैरह मैंने अपनी बच्ची को हर चीज़ सिखाई थी, वो डॉक्यूमेंट्स भी उसने माशाल्लाह लेने आई, मैंने उसको वो भी दे दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, वो जो चीज़ें उसकी है। अब कुछ उसके बाद वो उनके घर वालों ने बिल्कुल उसको अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। एक दफ़ा वो अपने घर में बैठी भी, पूरे सारे ऐसी घर की सफाई वगैरह में लगी हुई थी। उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो उनकी अलमारी थी ना, अलमारी की सफाई वगैरह करी थी, उसी में कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके निकले, जिसमें से 2 ये ऑलरेडी ये लड़का 2 शादियां कर चुका था। ओह माय गॉड। तीसरी मेरी अपनी बेटी थी, 2 शादियां ये कर चुका था। पहली बीवी का हमें कुछ नहीं पता, बच्ची मेरी रह ही नहीं जा रही थी। वो आई, आके जैसे तैसे करके जैसे बच्ची मेरे घर तक पहुंची, उसने मुझसे बात करी। मैं कहा बेटा हम इस बात पे एक्शन लाजमी लेंगे, मगर तो इस बात का सबूत तो तुम लेकर आती। हाँ। जो तुमने तस्वीरें देखी उसके साथ की, हम किस तरह इस बात का एक्शन लेंगे? तुम कुछ तो लेकर आती। बच्ची को हमने कहा तुम घर जाओ, हम इस बात का खुद करेंगे, लेकिन तुम किसी भी तरीके से छुप छुपा के वहाँ के ये चीज़ें लेकर आ जाओ ताकि हमारे पास सबूत हो सके। बच्ची गई, ज़ाहिर है लड़की थी, उससे कुछ रहा नहीं गया, हस्बैंड तक ये बात पहुँची, उन्होंने उसको कमरे में बंद कर दिया। ओह माय गॉड। अब उसके बाद वहाँ तशद्दुद शुरू हो गया। अब ना मोबाइल ना कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी जल्दी उसके पास मोबाइल आना था। घर में थी, मोबाइल था, लेकिन हमने शादी के बाद मोबाइल नहीं दिया था। हमने कहा था ठीक है वो लोग खुद दिला देंगे, बेटा अभी रुक जाओ, यहाँ से मत लेके जाओ। अब बच्ची के पास कुछ भी नहीं। महल्ला एक ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था हम लोगों का ना, मेरा माशाल्लाह से मुझे एरिया में ज़्यादातर लोग अक्सर जानते हैं। वहाँ तक कि बच्ची पे इतना उन्होंने जुल्म किया है, मारा पीटा, बच्ची यानी जलाने तक की नौबत पहुँच गई। ओहो। जब मेरी बच्ची ने वहाँ चीख पुकार करी, कुछ फेंका फूका, किसी भी तरीके से हमें खैर कहीं से आगाह हो गया कि आपके बच्चे के साथ वहाँ सही नहीं हो रहा है, आप देखें तो जाके। वहाँ हमें मालूमात हुई हैं, हम लोग फौरी वहाँ उनके घर पहुँचे हैं। बच्ची का वाकई बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी बच्ची की। 19 साल में मैंने अपनी बच्ची की शादी कर दी थी, मुझे नहीं पता था कि ये कैसा है क्या नहीं है। हम लोगों ने तो खैर फिर ज़ाहिर एक्शन लिया, अपनी बच्ची को हम फौरी लेकर आ गए। बहुत हंगामा हुआ, हमने कहा आप खुला दो, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे, ना हम तलाक दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आप लेके जाना है, तुम्हारी बच्ची ऐसी सड़ती रहेगी ज़िंदगी भर। हमने कहा नहीं वो तो नहीं सड़ेगी, लेकिन हम ज़रूर की बात पे एक्शन लेंगे। बस हम लोग खैर अपनी बच्ची को हमें कुछ भी नहीं चाहिए था, ज़ाहिर औलाद से बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप ले आई बच्ची घर जी। पे आपके पास? जी तलाक बिल्कुल नहीं हुई? मैं लेकर आ गई, खुला हमने ले लिया, अपने वहाँ पर जाके हमने खुला लिया। वो तो देता खैर अच्छी तरीके से देता, बस हमने मालूमात करी कि दूसरी वाली बीवी का क्या हुआ ना, हमें पहली बीवी का तो नहीं पता चला, लेकिन सेकंड वाइफ का हमें ये ज़रूर पता चला, वो पागल होके वो भी बाहर निकल गई थी। यानी ये टोटल लोगों का काम ही यही था। तोबा तोबा। या अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आती कि जो इस तरह दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, क्या ये इनको कैसे सुकून आता है, ये कैसे सोचते हो, पता नहीं कैसे इनकी ज़िंदगी गुजरती होगी? क्योंकि अगर वो किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करें, इनकी भी तो नॉर्मल नहीं चल रही होगी ना। ना इनकी चल रही होगी, ना इनसे वाबस्ता कोई बहन होगी, हाँ। कोई फिर किसी की औलाद हुई होगी, तो इन्हें ये नहीं आता कि ये बेटी पैदा हुई है, कल इसके साथ ये ना हो, ये नहीं आता ना। कैसे पता लगाएं? ज़मीर तो मर जाए। बहुत अजीब सी चीज़ है कि आप कैसे दूसरों का जायज़ा लें जब कोई आपसे एक ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे बहुत सारे लोगों से लोग मिलते जुलते हैं, सोशल होते हैं, तो वो फेस रीड अच्छा कर लेते हैं। अगर उनके सामने कुछ खटपट वाला किस्सा या रिश्ता आया होता है तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ों को, कि ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ों को कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, मासूम लोग नहीं कर पाते। 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो थोड़ा सा वक्त दें, शादी करने से पहले निकाह
करने से भी पहले थोड़ा सा जो लोग कह रहे हैं ना जल्दी करें बाहर जाना है, ये करना है, कोई ना कोई मसला गड़बड़ है, कोई ना कोई मसला है। अगर वो कह रहे हैं नहीं 1 महीने में कह रहे हैं वरना तो साल इंतजार करना पड़ेगा, अब साल इंतजार कर लें। हमें होता है साल में पता नहीं क्या हो जाएगा, वो साल बेहतर है आप एक दूसरे को देखने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए आप पूरी जिंदगी के लिए अपनी औलाद को वहाँ पर दे, तो आप एक साल जो है वो अगर साल कोई निभा नहीं पाएगा आपके साथ, वो पूरी जिंदगी कैसे करेगा? बिल्कुल। तो थोड़ा सा वक्त दें अपनी, जो हमारे अंदर एक ये चीज़ है ना कि बस शादी हो जाए, जल्दी शादी हो जाए। ये पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त है कि देखें शादी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा ज़रूर है, लेकिन वो एक हिस्सा ही है। शादी पे जो है वो जिंदगी शुरू या खत्म नहीं होती है। आप नोट करें, लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, कितना उसकी कितनी छानबीन करते हैं, अच्छा ये यहाँ है, पेपर अच्छा ये करेगा, असली है, जाली है, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उसकी लोकेशन देखते हैं, हर चीज़ ये क्या और इसमें बस हमें होता है रिश्ता आ गया है किसी ना किसी तरीके से, जल्दी से हम ये करते। वैसे ये मैं आपको बात बताऊं, मैं इस चीज़ में बहुत थी, मेरे बच्चों ने मुझे मेरे दिमाग को बिल्कुल क्लियर किया, क्योंकि मुझे थोड़ा बस ये बात तो नहीं है लेकिन ये मौका नहीं है, लेट बच्चे हुए तो मेरे बहन भाइयों के माशाल्लाह बच्चों की शादियां हुई, तो मुझे लगता था ओह भाई जो एवरेज उम्र है मैं तो गुजर जाऊंगी, मेरे सामने हो, तो मैं अपने बस कल कर दूं, 15 के हुए तो शुरू हो गई, 16 के हुए तो शुरू हो गई। तो मेरे बच्चों ने मेरे जहन को, जो अभी आप बात कह रही हैं, वो क्लियर किया कि ऐसा नहीं होता कि शादी ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं, देख के समझ के, जब हम शादी को समझेंगे तब हम करेंगे शादी। और एज अ सोसाइटी जब हम एक अच्छी शादी को गोल बनाएंगे ना, और सिर्फ शादी को नहीं, तब जो ये चेंज आना शुरू होगा कि शादी में भी क्वालिटी होती है, और हमने ये देखी ही नहीं है क्योंकि हमने मजबूरी की या जल्दबाजी की या फिर बर्दाश्त, कॉम्प्रोमाइज़ वाली शादी। बार पहले तो मुझे नहीं पता थी कि निकाह की डेफिनेशन क्या है, जब इस्लामी तौर पर जब समझाई गई, बताई गई, बहुत सारी चीज़ें सुनी, लोगों की मैच्योरिटी आई, तो पता चला कि निकाह की डेफिनेशन है कि एक दूसरे को सुकून देना। अगर लड़की आपके घर में आ रही है तो वो आपके लिए सुकून का बायस बने, अगर आपकी ज़िंदगी में आदमी आ रहा है तो वो आपकी ज़िंदगी में सुकून का बायस बने। ये रिश्ता अल्लाह मियां ने इसीलिए बनाया है कि एक दूसरे की ज़िंदगी में सुकून मिले। जब सुकून नहीं है, एक बोझ, एक बर्डन लगने लगे, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा नहीं। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, सो कॉम्प्रोमाइज़ है तो अपने माँ बाप के साथ आप रह रहे होते तब भी आपको करने पड़ते हैं, बहन भाइयों के साथ चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं, अच्छे बुरे वक्त में माँ बाप का साथ देना पड़ता है, दोस्त बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली, औलाद को अपना दोस्त बना के। हमारा टाइम था, आप लोगों का नहीं, मतलब मैं अपनी बात कहूँगी कि चलें पहले ऐसा नहीं था, फ़ोन्स नहीं थे, ऐसे मतलब मीडिया की चीज़ें नहीं थी। अब तो हर चीज़, अगर आप इन सब चीज़ों को, चाहे शोज़ हों, ड्रामाज हों, इनको पॉजिटिव लें तो ये सारी अवेयरनेस है, सब दिखा रहे होते हैं पेरेंट्स को भी। और थोड़ी डिवोर्सेस ज़्यादा इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई, अवेयरनेस बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जब हम शादी ख़त्म करने की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, राइट। एक तो आपके वो मसले हैं जो आपके वैल्यूज़ के क्लैशेस आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है, हस्बैंड को पसंद है, जिस तरह हम अमूमन तौर पे कहते हैं कि एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इनका घर का माहौल बड़ा डिफरेंट है, मैं तो ऐसे नहीं हूँ, वहाँ पे इख्तलाफात आना शुरू होते हैं। एक्सपेंडिचर कैसे करना है, बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है, देखें ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैनेज हो जाती हैं। आप काउंसलिंग ले, एज अ कपल प्रॉब्लम आ रहा है, एज अ फैमिली प्रॉब्लम आ रहा है, आप काउंसलिंग तक नहीं जा सकते, आप किसी समझदार घर के बड़े को मीडिएट करने के लिए बिठाएं, अब उनके साथ जो है ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन अगर कहीं पर अब्यूज़ आ रहा है, और अब्यूज़ सिर्फ फिज़िकल अब्यूज़ नहीं होता है, मारपीट नहीं होती है, अगर आपको जिनसी तौर पे अब्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल तौर पर अगर आप अब्यूज़ फेस कर रहे हैं, और अगर इमोशनल तौर पे अब्यूज़ फेस कर रहे हैं, देखिए अगर लोगों को इमोशनल तौर पे अब्यूज़ समझ नहीं आता, थोड़ा खुलकर लफ्ज़ों में बताएं, मैं बता कि इमोशनल अब्यूज़ क्या है। देखिए इसका ये मतलब है कि अगर मेरी अपनी शख्सियत सामने वाला शख्स तोड़ रहा है, मुझे बार बार एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहा है, हर बात पे तानाकशी, हर बात में इतनी ज़्यादा ज़िल्लत हो रही है और रुसवाई हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि शादी के बाद, ख़ास तौर पर मैंने लड़कियों को देखा है, वो जो कॉन्फिडेंस उनका लेवल होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आपके स्पाउस ने आपको इतना कुछ बता दिया होता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ना तुम्हें बच्चे संभालना आता है, ना घर संभालना आता है, ना तुम कोई मुझे सेटिस्फाई कर सकती हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका सामने वाला आपको ज़ीरो
कहते थे कि यू आर जीरो, जो और फिर आप चीज़ें ये होती भी समझने हैं। लगते हो अपने बारे में। मैं तो कुछ भी मुझे नहीं तो हूँ। इसने कबूल किया है तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं तो है। कुछ नहीं हूँ। देखिए एग्जैक्टली और यही जब चीज़ें आने लगती है ना वक्त के साथ साथ, तो ये इमोशनल अब्यूज़ आने लगता है रिलेशनशिप में, और फिर उसके बाद आप वाकई वैसे बन जाते हो। आप होते नहीं हो, लेकिन जब आपको बार बार एक मैसेज दिया जाएगा कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती, तुमसे तो एक रोटी सही से नहीं बनती, और पहले बनती होगी, फिर 5 साल बाद आप कहेंगे मुझसे तो रोटी सही से नहीं बनती, किसी और को आपको वो चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने बारे में वो सारी नेगेटिव चीज़ें समझने लगते हैं। देखिए 3 चीज़ें होती हैं कि फाइनेंशियल तौर पे आपको सुकून चाहिए, आपको सोशल तौर पे सपोर्ट चाहिए एक पर्सन का, और फिर जज्बाती तौर पे आपको सुकून चाहिए। देखें दुनिया तो है आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ठीक है, आपके इन लॉज की आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारी बहू को ये आना चाहिए, वो सब जायज़ है, और वो अगर सिखाने के लिए आपको बता रहे हैं कि बेटा हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता, ये इस तरह होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो गाइडेंस है। लेकिन अगर आपका पार्टनर बार बार आपको इस फीलिंग में मुब्तला कर रहा है कि तुम कर ही नहीं सकती हो, ना तुम्हें आता है ना तुम कर सकती, एग्जैक्टली, तो वो जो फीलिंग आती है ना वो हेल्दी नहीं है, उसको एड्रेस होने की ज़रूरत है। और अगर बार बार इस चीज़ के ऊपर बात करने के बाद भी आपको लगता है कि वो शख्स बार बार आपको इसी नेगेटिव फीलिंग में मुब्तला कर रहा है, तो फिर आपको जो है अपने बारे में डिसीजन लेना चाहिए। और ये थोड़ा सा इस तरह होता है, बच्चे नहीं आते इसको पालना, इसका बच्चा मुस्तकिल बीमार हो जाता है, इसको तमीज़ ही नहीं है, सोती रहती है। क्या हाल बनाया हुआ है अपना, मेरे घर का क्या हाल बनाया हुआ है, तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर सकती, मैं घर आऊँ किस वजह से, ठीक है, मैं आके करूँगा क्या। और ये इतनी आम फहम गुफ्तगू होती है कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते कि ये इमोशनल अब्यूज़ है। ये बिल्कुल उसमें शुमार होता है। देखिए अगर अब्यूज़ तब होता है जब वो बार बार हो रहा होता है, हर वक्त हो रहा होता है, तो डेफिनेटली आपको जो है बिल्कुल आपको इसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, आपको इस पर बात करने की ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि इस शादी को आप बेहतर रिच कैसे बना सकते हैं, इस क्वालिटी में बेहतर कैसे कर सकते हैं। और देखें आपके जो बच्चे हैं वो आपकी शादी से बड़ा इम्पैक्ट होते हैं, प्लीज़ ये याद रखें। ओह माय गॉड, मैं तो क्या क्या सुनती हूँ, मतलब लाइक जो अच्छी बातें हो रही होती है उसमें ये होता है, अगर आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक अच्छी शादी दें, यानी कि पेरेंट्स अगर अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होगा और वो जिंदगी में कामयाब हो सके। बिल्कुल, हम दुआएं तो मांगते हैं अल्लाह के सामने कि अल्लाह मियां हमारे बच्चों को कामयाब करे, लेकिन पहले आप उनको एक कामयाब शादीशुदा माँ बाप तो दें। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है। ब्रेक के बाद हम आते हैं और इस पे डिस्कशन करते हैं कि हम कैसे एक अच्छा इंसान परवान चढ़ाएं, जो अल्लाह मियां ने हमें अगर हमारी गोद भरी है तो हम उसको कैसे एक अच्छा इंसान बनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, तो बात यहाँ किस्मत की हो रही है। किस्मत कभी कभार बहुत अच्छी होती है, इतनी ज़्यादा छानबीन भी नहीं होती, लेकिन आपको अच्छा हमसफ़र मिल जाता है कि आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। सो किस्मत का तो खेल है ही, लेकिन साथ साथ इन्वेस्टिगेशन का बड़ा अमल दखल है रिश्तों को जोड़ने के लिए। तो जो मेरी अगली यहाँ पे पर्दे के पीछे कहानी है, मैं उससे आपको आगाह करती हूँ। जी, मेरे साथ कौन है? जी, नाम आप प्लीज़ बता सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम रफ़ीक है। प्लीज़ थोड़ा सा ज़ोर से बोलें। मेरा नाम अनम रफ़ीक है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। आवाज़ माइक करीब करें बिल्कुल। मेरा नाम अनम रफ़ीक है जी। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बोले जी। मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, हम 6 बहन भाई, 6 मेरी बहनें हैं और एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली है मेरी। बहुत अम्मी भी बहुत समझदार, कोई तेज़ होशियार तार नहीं थी। फिर इसी तरह करते कराते अम्मी की किसी रिश्ते कराने वाली से बात हो गई, तो उन्होंने हमारे बारे में रिश्ते की बात की, तो उनको रिश्ता पसंद आ गया, अम्मी को भी पसंद आ गया। उन्होंने बहुत तारीफ़ें की, कहने लगी कि बहुत अमीर तरीन है, बिज़नेसमैन है, खूबसूरत है, हैंडसम है। अम्मी इम्प्रेस हो गई क्योंकि मेरे अलावा 6 बहनें और भी थीं। खैर कर करा के शादी हो गई हमारी। जब मैं शादी करके उनके घर गई तो हफ्ते तक तो बहुत सही चलता रहा, कुछ भी नहीं पता चला। कुछ टाइम बाद तीसरे ही हफ्ते वो छोटी छोटी बात पे लड़का चिल्लाने लग गया, गुस्सा करने लग गया। मैंने कहा शायद नई शादी हुई, बिज़नेसमैन है, कोई मसला हो गया होगा, कोई बिज़नेस में लॉस हो गया होगा, वो शायद कुछ बता नहीं पा रहा मुझे, ना मैंने पूछने की भी कोशिश नहीं की। कुछ टाइम बाद वक्त गुजरता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई इस हद तक बढ़ गई, उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि वो उसके हाथ में जो चीज़ आई
वो मेरा गला दबाने तक चला जाता था। और वो हद तक कि वो ना शीशा हाथ में देखता था, कोई चीज़ वो नहीं देखता था, दे मारता था मेरे मुंह पे, उठा मारता था, और मैं कुछ भी नहीं कहती थी। फिर कुछ टाइम गुजरा, मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, मैंने कहा ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्या मसला है? कहने लगी नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, वो ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, तुम उसको समझाओ, संभालो, तुम्हारा शौहर है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं करता। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे चाकू मारने मतलब गला दबाने की कोशिश की, वो चाकू भी उठा लेता है, फ्रूट खाते हुए चाकू दिखा देता है मुझे, तो मुझे बहुत वो हुआ। तो मैंने अपने पेरेंट्स से ये बात की, मैंने अपनी मम्मा से कुछ टाइम स्टार्टिंग में तो मैंने कोई बात अपनी मम्मा से की ही नहीं, कि क्या है कि शादी है, घर बसाना है, पीछे 6 बहनें और भी बैठी हैं, अम्मी को बताऊंगी, बातें नाराज़गियों तक जाती हैं, बातें डाइवोर्स तक जाती हैं, बातें लंबी हो जाती हैं। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, वक्त ही है, हो सकता है ठीक हो जाए। फिर वक्त गुज़रता गया तो मुझे ये पता चला कि अचानक ही मेरी नज़र पड़ी, तो वो ना कुछ मेडिसिन ले रहे थे, कुछ दवाइयाँ खा रहे थे। तो मैंने उनकी मम्मा से पूछा किस चीज़ की दवाइयाँ, तो कहती क्यों, कुछ भी नहीं, ऐसे खा रहे होंगे। तो मैंने जब उनकी स्ट्रिप्स देखी तो उस पर ये लिखा हुआ था कि इनको मतलब क्या कहना चाहिए कि मतलब कुछ कि मेंटली तौर पे वो थे, मतलब दिमागी तौर पे इनका दिमाग सही नहीं था, मतलब मेंटल थे ये, तो उस चीज़ की ये दवाइयाँ खाते थे, यानी हम उसको खुले लफ्ज़ में बोलते हैं पागल थे, मतलब दिमाग इनका बिल्कुल आई डोंट नो किस वजह से था, हमें पता ही नहीं चला। रिश्ते वाली ने तो रिश्ता करवा दिया था, तो हम बस उसका बिज़नेस देखा, कारोबार देखा, लड़का खूबसूरत था ये देखा और शादी करवा दी। अब बस उसी के साथ हमारा गुजारा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा है मेरा, लेकिन उसको इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है कि बेटा है, ज़िंदगी ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। ना उनके पेरेंट्स इस बात में आते हैं और ना कोई। जी हस्बैंड के साथ ही रह रही हूँ मैं। और अभी आपकी ज़िंदगी वही मिजरेबल चल रही है? उन्हीं के साथ गुजर रही। क्या करें, क्या है कि पीछे 6 बहनें और हैं। मेरा घर ख़राब हुआ तो हुआ, बाद में उनके रिश्ते में मामलात ख़राब हो जाते हैं कि एक बेटी बैठी हुई है, तो जाहिर सी बात है लोग लड़के वालों को या लड़की वालों को या किसी को कुछ नहीं कहते, डायरेक्टली आप लड़की पे ही उंगली उठती है। इसलिए बार बार मैं अपने शो पे कहती हूँ, बच्चियों को पहले पढ़ाएं लिखाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करवाएं, उसके बाद उनकी शादियां करें। क्योंकि किसी की ज़िंदगी में भी, चाहे आपकी 6 बेटियां हो, 7 हो, 8 हो, कितनी भी हो, चाहे एक हो, ये किसी की ज़िंदगी के साथ भी हो सकता है। कि ये तो नसीब कहते हैं ना, नसीब की बात है। लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि शादी एक गैम्बल है, आपको नहीं पता, कितनी भी छानबीन करा लें और बाद में ये चीज़ निकले, ये तो फिर वो ही जानता है ना जिसके साथ बीत रही है। तो अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होती तो वो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप वो बर्दाश्त नहीं कर रही होती। आज वो यही सोचती कि 6 बहनों के बाद अगर मैं भी अपने बच्चों को लेकर घर पे जाके बैठ जाऊंगी तो वो मेरे माँ बाप के ऊपर बर्डन होगा, और फिर वो पता नहीं कितने अरसे तक ये वज़न ढोती रहती है। मैं बहुत ही आजकल ये इंटरनेट पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आम है एक चीज़ कि एक मेंढक है, उसके पास ये कुदरत है कि जो भी टेम्परेचर होता है उस हिसाब से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेता है, कि उसके पास अल्लाह ताला ने एक कुदरत डाली है। तो अब अगर आप चूल्हे के ऊपर मेंढक को रखेंगे और पानी उबालना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वो अपना टेम्परेचर उस हिसाब से मैनेज करता जाएगा। लेकिन जब बॉइलिंग वाटर हो जाएगा और वो अपना टेम्परेचर उसके हिसाब से मैनेज नहीं कर पाएगा तो वो सोचेगा कि मैं वहाँ से छलांग लगाऊं। लेकिन उस वक्त तक बर्दाश्त करते करते उसकी अंदर इतनी जान ही नहीं रहती कि वो छलांग भी लगा सके। उसकी सारी एनर्जी उस टेम्परेचर के साथ अपने आप को बैलेंस करने में ख़त्म हो गई, मतलब कि पहले ही एनर्जी वफात पा गई। तो फिर क्या होता है, वो छलांग नहीं लगा पाता और वो भी उस पानी में जल के मर जाता है। उसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ भी आए कि हम कहते हैं कि छोड़ो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करते करते हमारी जो वो पैमाना है वो इतना लबरेज़ हो जाता है कि उस वक्त हमारे पास हिम्मत नहीं रहती और हम टूट जाते हैं, हम ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है एक बार, उस ज़िंदगी को कैसे अच्छे से गुजारना है, जुल्म सहना भी एक बड़ा गुनाह है। सो किस वक्त क्या करना है, टाइमिंग का ही गेम है सारी ज़िंदगी का। कितना ही पढ़े लिखे हो जाएं, कितना ही कामयाब हो जाएं, कितना ही नाम वाले हो जाएं, ज़िंदगी की टाइमिंग अगर आपने सही नहीं गुजारी है तो फिर आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारी। थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू सो मच आपका फरीदा जी। तो हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि किस टाइम पर क्या फ़ैसला करना है, अगर आप ये तय कर लें
तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर सकती है। और हमारे इस शो का मकसद यही था कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिश्ता तय करना, फॉर द सेक ऑफ शादी ज़िंदगियां बर्बाद ना करें। कभी कभार अम्मा अब्बा के घर में रह के ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजरती है, नहीं? बिल्कुल सही फैसले करें और अवेयरनेस चीज़ों के बारे में बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।